ये मोटा इतना ज्यादा क्लमजी है कि जब उसने अपनी फैमिली सोड ट्राई की तो उसने खुद को ही उससे घोंप लिया। वह मुश्किल से बचा और उसके अंदर कुछ पूरी तरह बदल गया। उसने लगातार खाना बंद कर दिया और उसकी जगह ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह मोटा लड़का पूरा दिन दौड़ने लगा और जब हॉस्पिटल में नहीं होता तो अपने मैनिक्योर पर काम करता। जब भी वह ब्रेक लेता फिर वह दिन रात ट्रेनिंग करता, अपनी लकड़ी की तलवार बार बार घुमाता। उसने अपनी थकान को इग्नोर किया और तब भी जब इंस्ट्रक्टर ने उसको रुकने को कहा उसने नहीं सुना। वह चलता रहा, बार बार, बारिश में भी, जब तक उसके हाथ छिलकर खून बहने न लगे और उसकी लकड़ी की तलवार आखिर टूट न गई। सिर्फ 1 महीने में उसने हर एक मूवमेंट को परफेक्शन तक पहुंचा दिया। अपने घिसे हुए हाथों को देखते हुए वह इस रिजल्ट से पूरी तरह सेटिस्फाइड था। लेकिन इंसानी जिस्म की भी अपनी लिमिट्स होती है और वह आखिरकार थकान से बेहोश हो गया। फिर भी उसने ट्रेनिंग जारी रखी और कुछ वक्त बाद वह अब मोटा नहीं था और उसका सोर्ड मास्टर भी हैरान था उसकी तलवार और माना टेक्निक्स में स्किल्स को देखकर। तो इस मोटे में इतना बदलाव क्यों आया? तो बात यह है, उसका जिस्म अब उस तलवार की रूह से पोजेस्ड था जिससे उसने खुद को घोंपा था। और वह कोई सिंपल तलवार नहीं थी। ये कहानी एक हीरो के पर्सपेक्टिव से है जो एक तलवार के रूप में रीइंकार्नेट हुआ था। कई सदियों तक यूज कई लेजेंड्स ने इस्तेमाल किया, लेकिन इस तलवार का सबसे गहरा रिश्ता सिर्फ एक इंसान के साथ था, एक हीरो जिसका नाम लियोन बर्ग था। इस आदमी के हम्बल बैकग्राउंड, एक किसान होने के बावजूद उसने अपनी मेहनत से सोर्ड सेंट का टाइटल हासिल किया और इस शानदार ब्लेड को चलाया। भले ही तलवार कई हाथों से गुजरी थी, लियोन बर्ग ही वह अकेला था जिसे वह दिल से अपना सच्चा साथी मानता था। उन्होंने एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक सफर किया, कई दहाइयों तक सफर करते हुए, और दुनिया को साथ मिलकर साफ किया। आखिरकार फाइनल बॉस का सामना करने का दिन आ गया, फ्रॉस्ट माउंटेन्स का व्हाइट ड्रैगन। वह एक बहुत बड़ा सिल्वर स्केल्ड बीस्ट था जिसने लियोन बर्ग की हर एक ताकत निचोड़ ली थी इससे पहले कि वह उसको मार पाता। अफसोस, जबकि उन्होंने किंगडम में शांति लौटा दी, एक ऐसी अचीवमेंट जिसने लियोन बर्ग को नेशन का सॉवरेन बनने का मौका दिया, यह जीत एक बड़ी कीमत पर मिली थी। जब दुनिया में फिर से खुशहाली आ गई, सदियों तक मॉन्स्टर्स का कत्लेआम करने के बाद तलवार को आखिरकार आराम दिया गया। वह लियोन बर्ग के ब्लड लाइन में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही, लेकिन कोई भी सक्सेसर उस तलवार के दिल में अपने प्यारे दोस्त की कमी को पूरा नहीं कर पाए। आने वाली पीढ़ियों में हर प्रिंस के साथ वह और भी इनकॉम्पिटेंट और लैकलस्टर होते गए। यह मीडियोक्रिटी तब अपने पीक पर पहुंची जब तलवार एक गुड फॉर नथिंग मोटे लड़के को दी गई। जैसे ही फैट प्रिंस अपनी राइटफुल वेपन को घुमाता है, तलवार हैरान रह जाती है। ये सूर एक बदतमीज बच्चा है जिसे ब्लेड चलाने का जीरो नॉलेज है। तलवार जल्दी से एक स्टैट चेक करती है और एक सिस्टम विंडो उस लड़के के बारे में सब कुछ दिखाती है। उसका नाम आइड्रियन लियोनबर्ग है, एक 16 साल का मोटा बच्चा जो लिटरली 7 गुना नर्व्ड है, अगर मैं सही गिनती कर रहा हूँ। सीधे शब्दों में उसके ट्रेट्स उसको परफेक्टली एक यूजलेस गूनर बताते हैं जिसमें बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है, प्लस वह माना सेंसिटिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। भले ही बच्चे का सरनेम उसको लियोनबर्ग का डिसेंडेंट बताता है, उसके पैथेटिक स्टैट्स कुछ और ही कहते हैं। लड़का इतना कमजोर है कि उसको तलवार सीधी उठाने में भी दिक्कत होती है। वह सिर्फ भौंकता है, काट नहीं सकता, और उसकी लगातार की बातें तलवार के नर्व्स पर चढ़ रही है। सेंट हीरो का नाम जपने के बाद लड़का पूरी ताकत लगाकर ब्लेड उठाता है और वेपन को एमलेसली घुमाना शुरू कर देता है, आसपास खड़े सबको डराता हुआ। जैसे ही यह मोटा लड़का अंधे की तरह चार्ज करता है, नौकरानियों को हटने का मुश्किल से वक्त मिलता है ताकि उनको चोट न लग जाए। यह बेवकूफी तब अपनी पीक पर पहुंचती है जब क्लमजी प्रिंस अपने ही पैरों पर लड़खड़ा जाता है और गलती से तेज ब्लेड सीधा अपने पेट की तरफ कर लेता है। जैसे वह गिरता है, कोई प्लॉट ट्विस्ट नहीं होता, वह एक्चुअली अपनी ही तलवार से घोंप जाता है। वहां खड़े सब इस ट्रेजेडी से डर जाते हैं और यंग प्रिंस को सपोर्ट करने दौड़ते हैं। लेकिन तलवार के बारे में मत भूलो, जिसका अभी सबसे बुरा वक्त चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि लड़के की मौत इतनी बुरी भी नहीं थी। मैं बताता हूँ क्यों। आइड्रियन लियोनबर्ग का कोई भी ऐसा ट्रेट इनहेरिट नहीं कर पाया था जो उसको सच्चा डिसेंडेंट बनाता। वह सिर्फ गलत रीजन से अलग था। वह एरोगेंट था अपनी टैलेंट की कमी के बावजूद, और उसका लालच बेहद था। सीधे शब्दों में वह लिटरली 7 डेडली सिंस का रूप था, चाहे वह लस्ट हो, आलसीपन, ग्लटनी या ग्रीड। अगर वह अगला सक्सेसर बनता तो राज्य को रूल करने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन उसकी वह क्लमजी मिस्टेक जिसने उसको घोंप दिया, राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तलवार प्रिंस के शरीर पर पोजेशन कर लेता है जैसे ही वह बेजान होता है। कुछ ही दिनों में कासल में काम करने वाले स्टाफ को लड़के की पर्सनालिटी में एक अनोखा ड्रास्टिक बदलाव दिखने लगता है। वह ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। लड़का तो उस मास्टर को भी याद करने या पहचानने से मना कर देता है जिसने हमेशा उसकी बकवास बर्दाश्त की थी। जल्दी ही राजा अपने बेटे से मिलने चेंबर में आता है। देखकर ही एरोगेंट तलवार को लगता है कि यह आदमी ही उस ब्रैट का बाप होगा। वह थोड़ा हैरान होता है कि राजा अपने बेटे जैसा पैथेटिक नहीं दिखता। खैर, बाप को अपने बेटे की मैनर्स की कमी काफी डिस्टर्बिंग लगती है क्योंकि आइड्रियन ने उसको ग्रीट तक नहीं किया। एड्रियन का टीचर अपने शिष्य को बचाने की कोशिश करता है, कहता है कि लड़का मेमोरी लॉस से गुजर रहा है। रॉयल नाइट्स यह खबर सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और सुझाव देते हैं कि इन हाउस रॉयल फिजिशियंस प्रिंस की मेंटल स्टेट चेक करें।
कुछ देर बाद जब फिजिशियन लड़के को एग्जाम कर चुका होता है, वह कंक्लूड करता है कि कोई फिजिकल ब्रेन इंजरीज नहीं है, लेकिन वह आर्ग्यू करता है कि ट्रॉमा या साइकोलॉजिकल शॉक ने इस एमनीजिया की वजह बनाई होगी। लगता है महाराज पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है और एड्रियन दूर से ही महाराज की स्केप्टिसिज्म को महसूस कर सकता है। राजा उसको बताता है कि सिर्फ यह कहना कि एड्रियन ने अपनी सारी गलतियां भूल गया है उनको ठीक नहीं करेगा। भले ही एड्रियन ने अपनी सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस खो दी हैं, इसका मतलब है कि उसने अपनी गलतियों से सीखने वाले हर सबक को भी खो दिया है। सिर्फ ये सोचकर कि एड्रियन की ग्रोथ के मामले में वह लिटरल जीरो पर वापस आ गए हैं, गुस्सा दिला रहा है। अपने बेटे को यह बताने के बाद कि वह कितना पैथेटिक है, महाराज चेंबर से निकल जाते हैं। इस बीच एड्रियन, मेरा मतलब है एड्रियन के शरीर के अंदर की तलवार को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है। इससे वह सोचता है कि यह लड़का कितना बिगड़ा हुआ होगा कि उसने ऐसी रेपुटेशन बना ली। खुशकिस्मती से कम एक इंसान है जो उसको इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, उसकी प्यारी माँ जो अपने यूजलेस बेटे को आखिरी बूंद तक चाहती है। हेल, उसको तो यह मोटा लड़का काफी हैंडसम भी लगता है। वह प्यारी माँ बस खुश है कि उसका बेटा वापस आ गया है। भगवान ही जाने वह उसके बिना कैसे जी पाती। तलवार सिर्फ माँ पर तरस खा सकती थी, एक ऐसे बेटे के लिए रो रही थी जो पहले ही मर चुका था। रात हो जाती है और खुश माँ आखिरकार अपने चेंबर में वापस जाने का फैसला करती है। उसको इतना खुश देखकर तलवार को अपनी सिचुएशन की रियलिटी पर गौर करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने अपने दोस्त के डिसेंडेंट को लिटरली मार दिया था, भले ही उसको उनकी रक्षा करनी थी। फिर भी तलवार खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और पिछली बातों पर रोने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल वह कम से कम यह मौका इस्तेमाल कर सकता है सब ठीक करने के लिए और ओरिजिनल एड्रियन की सारी फेलियर्स को अंडू करने के लिए। ये शरीर मोटा है और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सोचकर वह अपनी पहली एक्शन प्लान करता है। कुछ ताकत बनानी है। अपने अंदर एक मैना हार्ट बनाकर पावर की तलाश शुरू करने का प्लान करता है। कॉन्फिडेंटली एड्रियन सांस लेता है और ब्रीदिंग शुरू करता है। माना कॉन्सेंट्रेट करते हुए बस फिजल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसका शरीर क्लियरली माना के इनफ्लो को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। फिर से ट्राई करता है, जितना हो सके उतना जोर लगाता है, बस फेलियर ही मिलता है। एड्रियन को मुश्किल तरीके से एहसास होता है कि यह शरीर बहुत खराब हो चुका है और वह गम में डूब जाता है। एक उम्मीद की किरण एक नौकरानी के रूप में आती है। मेड ने एक टॉनिक लाया है जो एक्सक्लूसिवली क्वीन ने भेजा है। टॉनिक का टेस्ट शायद अच्छा न हो, लेकिन यह उसके इनकॉम्पिटेंट शरीर के लिए बहुत पोटेंट प्रूव होगा। जैसे ही मेड उसको लेने पे जोर देती है, वह सबसे बुरे के लिए डरने लगती है। देखो, ये पहली बार नहीं है जब उसने ये टॉनिक लाया है और एड्रियन ने पहले कितनी अग्रेसिवली रिएक्ट किया था। उससे उसको डर लगता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। लेकिन उसकी खुशकिस्मती से रियल गुड फॉर नथिंग एड्रियन के बिल्कुल अलग, जिसने इस इंपोर्टेड टॉनिक की वैल्यू कभी नहीं समझी। हमारा एड्रियन क्लियरली देख सकता है कि यह लिक्विड माना से एनरिच्ड है। 1 मिनट भी बिना वेट किए वह कप ट्रे से उठाता है और उसको घटाघट पीना शुरू कर देता है। मेड की हैरानी के लिए जैसे ही वह बोल खाली कर चुका होता है, वह सख्ती से मेड को जाने को कहता है। उसके जाने के बाद वह फिर से अपने हाथों में माना कंसोलिडेट करने की कोशिश करता है। फॉर्चुनेटली वह टॉनिक जो उसने पिया था वह धोखा नहीं था। भले ही वह जितनी माना कंसोलिडेट कर पा रहा है वह अभी भी इनसफिशिएंट है। वह फर्दर एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। वह जल्दी से उस मेड के पीछे जाता है जिसने उसको टॉनिक सर्व किया था और पूछता है कि क्या उसके पास ये अच्छी चीज और है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एड्रियन के चबी चेहरे पर वह ग्रीडी ग्रिन ही काफी प्रूफ है कि उसने आखिरकार माना हार्ट बना लिया है। उसके लिए माना हार्ट बनाना बच्चों का खेल होता अगर उसका पुराना शरीर नहीं होता। इसी वजह से वह एक वेरिएबल को ध्यान में रखना भूल गया था। उसके दिल में जलती माना एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट का दर्द देने लगती है। उसके अंदर आग लगी हुई महसूस होती है और उसका सीना किसी भी पल फटने वाला होता है। हाँ, माना हार्ट बनाना हमेशा से ही एक पेनफुल प्रोसेस रहा है और अगर वह इससे गुजरने में फेल हो जाता है और बेहोश हो जाता है तो वह बर्बाद हो जाएगा। तो लड़का जितना हो सके कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है और खुद को माना के साथ सिंक करता है जो उसके दिल पर कब्जा कर रही थी। आखिरकार उसने प्रोसेस के सबसे मुश्किल हिस्से को सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया और उसकी मेहनत रंग लाती है। वह खुद पर गर्व महसूस करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने माना हार्ट बना लिया, बल्कि इसलिए कि इस बार माना हार्ट उसको बिलोंग करता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपने ओनर्स को माना हार्ट चलाने में मदद की थी, लेकिन इस बार अलग है और वह अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पा रहा है। माना हार्ट कंप्लीट होने के बाद उसको एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, वही जैसा एड्रियन अपने विल्डर्स को भेजता था, लेकिन इस बार वह खुद उनको रिसीव करता है। एक सिस्टम विंडो के पॉपअप होने के बाद एक बैराज फॉलो करता है। हमारे मोटे लड़के को शॉक लगता है। सीधे शब्दों में उसका कमजोर शरीर अभी भी माना हार्ट की पूरी पोटेंशियल को हार्नेस करने में रुकावट बन रहा है, इसलिए उसको बहुत सारी कूल स्किल्स में से सिर्फ कुछ ही यूज करने की परमिशन है। फिलहाल वह सिर्फ 2 अथॉरिटीज एक्सेस कर सकता है, थर्ड आई और थर्ड ईयर, और तब भी वह इन स्किल्स को एक खास लिमिट के अंदर ही यूज कर सकता है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है। थर्ड आई उसको और ज्यादा क्लियरली देखने की परमिशन देता है, जबकि थर्ड ईयर उसको वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज सुनने की परमिशन देता है। वह तो मेड्स को अपने बारे में गलत बातें करते हुए भी सुन सकता है, लेकिन इससे पहले कि वह सर्वेंट्स पर और नजर रख सके, थकान उस पर हावी हो जाती है, क्योंकि माना कंजम्पशन उसकी आईसाइट को ले लेता है
ऑफ कोर्स आइड्रियन को ये रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आई जो उसकी पोटेंशियल को लिमिट करने के लिए लगाई गई थी। पहले के जमाने में जब वह सिर्फ एक तलवार था, उसके पास हर डायरेक्शन में सब कुछ देखने और सुनने की एबिलिटी थी, लेकिन अभी वह मुश्किल से इतनी माना निकाल पा रहा है कि थर्ड ईयर और थर्ड आई को थोड़ी देर के लिए यूज कर सके। लेकिन वह ऑप्टिमिस्टिक है कि एक बार उसकी ओवरऑल माना कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वह इससे कहीं ज्यादा कुछ कर पाएगा। जबकि उसकी माना कैपेसिटी कम हो सकती है, उसकी भूख भी उतनी ही बड़ी है और वह अभी भूखा है। पावर की तलाश में तलवार लगभग भूल ही गया था कि वह एक इंसान के शरीर में है और उसको इसकी आदत डालनी होगी। कुछ देर बाद वह अपनी वाइफ को देखता है, अपनी प्यारी माँ को फिर से देखता है और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का राज इस बात में है कि उसके बेटे ने सच में उसके भेजे हुए टॉनिक की हर आखिरी बूंद पी ली। जैसे ही वह उसको माँ का प्यार देने में बिजी होती है, एक नया कैरेक्टर सामने आता है। जब उसकी माँ पूछती है कि क्या वह इस इंसान को पहचानता है, आइड्रियन बेहयाई से मना कर देता है, जबकि यह सीरियस और इंटिमिडेटिंग दिखने वाला आदमी उसकी माँ का भाई है, बेसिकली एड्रियन का मामा। माँ उम्मीद कर रही है कि उसका भाई अपने भतीजे को उसकी खोई हुई याददाश्त में मदद करेगा, लेकिन मामा की इस लड़के की सिचुएशन पर एक अलग पर्सपेक्टिव है। एड्रियन की यादें शुरू से ही कोई खास नहीं थी, तो उस बेकार कलेक्शन को वापस लाने में मदद करना बेसिकली टाइम वेस्ट करना है। इस क्रूड रिमार्क से हमारा लड़का रियलाइज करता है कि इस आदमी को एड्रियन से गहरा बैर है। फिलहाल वह आदमी सिर्फ एक चीज का वादा कर सकता है, आइड्रियन को उसका एक्स्ट्रा फैट कम करने और मसल बनाने में मदद करने का। उससे उसकी करंट कैपेबिलिटीज से ज्यादा की उम्मीद करना ज्यादा मांगना होगा। खैर, माँ इतने के लिए भी शुक्रगुजार है। इस बीच जिस तरीके से यह बंदा हमारे लड़के को प्रेडेटरी आंखों से घूर रहा है, वह उसको बताता है एड्रियन की लंका लग गई है, फिगरेटिवली स्पीकिंग। अगले सीन में बेचारे लड़के को जमीन पर जोरदार लात मारी जाती है। वह कमीना लिटरली उस मासूम लड़के को भूखे भेड़िए की तरह घूर रहा है। वह साफ कर देता है, आइड्रियन को परमिशन के बिना सांस लेने की भी इजाजत नहीं है। अगर उसका मन किया तो ही वह आइड्रियन को फैमिली का सबसे कोवेटेड और सेक्रेट सोर्ड्समैनशिप सिखाएगा। ऑफ कोर्स इससे हमारा मोटा लड़का हद से ज्यादा गुस्से में आ जाता है, एक ऐसे इंसान के लिए जो इस फैमिली की सफलता के लिए जिम्मेदार है। इन लोगों का इतना अनग्रेटफुल बिहेव करना उस इंसान के प्रति जिसने उनका स्टाइल बनाया काफी ह्यूमिलिएटिंग है। गुस्से में भरा एड्रियन वापस खड़ा होता है और कसम खाता है कि 6 महीने के अंदर वह मामा को उसको एक्नॉलेज करने पर मजबूर कर देगा। अगर वह फेल होता है तो वह मामा की मर्जी का पपेट बनने को तैयार है। कॉन्सिक्वेंटली अगर वह जीत जाता है तो वह चाहता है कि मामा उसकी एक विश पूरी करे। लड़के के कॉन्फिडेंस को एरोगेंस समझते हुए दुनिया का सबसे एरोगेंट आदमी तुरंत लड़के की शर्तों को मान लेता है। आइड्रियन अपनी सिचुएशन को अंदर ही अंदर समझता है। भले ही उसने बेहयाई से जीत का ऐलान किया था, वह अच्छी तरह जानता है कि यह शरीर उसको बहुत परेशान करेगा। अपने शरीर और माना को इस्तेमाल करते हुए वह एक्स्ट्रा फैट जलाने के इरादे से स्प्रिंट शुरू करता है। अचानक मामा को आइड्रियन के शरीर में माना की प्रेजेंस महसूस होती है, जो उसको हद से ज्यादा शॉक कर देती है। वह तुरंत आइड्रियन की स्प्रिंट रोककर एक क्यूरियस क्वेश्चन पूछता है, क्या उसने पहले ही माना हार्ड बना लिया है? हमारा लड़का इस मौके को ब्रैग करने में वेस्ट नहीं करता, क्योंकि वह डेस्परेटली चाहता है कि उसका मामा शॉक्ड हो। पता चलता है कि उसका मामा सच में डिसअपॉइंटेड है, लेकिन उस वजह से नहीं जो आप सोच रहे होंगे। वह अनॉयड है, सोच रहा है कि किसने उसको माना हार्ड बनाने तक की सलाह दी, क्योंकि कड़वी सच्चाई यह है कि यह टेक्निक सिर्फ लो ग्रेड बॉटम टियर मर्सिनरीज के लिए रिजर्व है। लो हो गया। हमारे लड़के का सारा कॉन्फिडेंस एक ही रेवलेशन से टूट गया। जो बकवास उसने सीखी है वह एक पैसे की भी नहीं है। कुछ देर बाद उसका कॉन्फिडेंस, जो पहले उसके पेट की तरफ फूला हुआ था, अब डिफ्लेट हो गया है और भाई मामा की बातों पर सोचता हुआ परेशान हो रहा है। अपने मामा की बातों पर गौर करते हुए उसके मामा ने डेमोन्स्ट्रेट किया अपनी ताकत को मैना रिंग बनाकर और आइड्रियन को उससे स्ट्राइक किया। वह एक ही वाइप आइड्रियन की माना को तोड़ देता है जिस पर वह इतना भरोसा कर रहा था। उसके मामा ने जो टेक्निक यूज की, यानी माना चेन्स माना हार्ट द्वारा जनरेट की गई ऑरा को क्रश करने के लिए यूज की जा सकती है। इसके अलावा यह कहीं ज्यादा आसान और स्टेबल है। यहाँ तक कि काउंट इलाई फैमिली जो माना हार्ट ट्रेडिशन से चिपकी हुई थी, एक सदी पहले पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब कोई माना हार्ट यूज करने की कोशिश नहीं करता। इन नई रेवलेशंस के साथ एड्रियन को माना चेन्स की बेसिक थ्योरी सीखने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ माना यूटिलाइजेशन को कैसे कैटेगराइज किया जाता है इसकी थोड़ी समझ है। मेजेस अक्सर माना सर्कल्स पर डिपेंड करते हैं, जबकि नाइट्स माना चेन्स वीव करते हैं। नाइट का रैंक उन चेन्स की संख्या से डिटरमाइन होता है जो वह वीव कर सकते हैं। पहला रियल्म सिंगल चेन है, फिर डबल चेन और ये पेंटा चेन के रियल्म तक जाता है। इस दुनिया के सबसे रेलेवेंट नॉलेज को एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एहसास होता है कि उसका मामा बकवास नहीं कर रहा था। उसने किताब में एक फेमिलियर कीवर्ड भी पढ़ा, ऑल्टर करना। पास्ट पर गौर करते हुए एड्रियन को याद आता है जब अर्नेस्ट आल्ट्रिंगन नाम का एक आदमी उसको ढूंढने आया था। उस आदमी के पास ऐसी अजीब आर्ट्स थी जो न तो सोर्ड्समैनशिप थी और न ही मैजिक। ये रिफ्लेक्शन हमारे लड़के के चेहरे पर एक स्मर्क ला देता है, जैसे उसने समझ लिया हो कि उसको आगे क्या करना है। एक नया दिन नई कॉन्फिडेंस के साथ आता है। बाहर हमारा लड़का आगे की ट्रेनिंग के लिए स्ट्रेच कर रहा है। उसका मामा आता है और पूछता है कि क्या उसने वह किताबें पढ़ी जो उसको कल रात दी गई थी। अगर हाँ, तो आइड्रियन को समझ आ गया होगा कि वह माना हार्ट बनाकर कितना बेवकूफ था।
लेकिन सीनियर्स की एक्सपेक्टेशंस के विपरीत हमारे लड़के का माना हार्ट में कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, बल्कि वह डबल हो गया है। वह आदमी उसको कन्फ्रंट करता है, पूछता है कि क्या वह इतना ही डम्ब है या नाटक कर रहा है। आइड्रियन फैसला करता है कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन खुद बोलेगा। वह माना एग्ज्यूड करना शुरू करता है और अपने मामा को करेक्ट करता है, कहता है कि डिफरेंट माना हार्ट्स के डिफरेंट वर्किंग मैकेनिज्म्स होते हैं। प्रिडिक्टेबली उसका मामा उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता और सोचता है आइड्रियन उन जिद्दी रंट मर्सेनरीज की तरह एक्ट कर रहा है जो खुद पे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। वही मर्सेनरीज लिटरली 2 चेन्स को भी सरपास नहीं कर पाए थे फेलियर होने से पहले। भले ही वह आइड्रियन को एक ओपन चैलेंज देता है, अगर वह सोचता है कि वह सच में अलग है तो वह एक डबल चेन नाइट को हराकर खुद को प्रूव कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो मामा वादा करता है कि वह उसका गार्डियन बनेगा, जैसा उसकी माँ चाहती थी। आइड्रियन हवेवर अपने मामा की मोटी चमड़ी के नीचे घुसने की कोशिश करता है, जोर से सोचता है कि क्या मामा को गार्डियन बनाना बेनिफिशियल भी है। यह रिमार्क नाइट के ऑनर पर एक सीरियस इंसल्ट लगती है। वह जो खुद को किंगडम का काउंट, नॉर्दर्न आर्मी का कमांडर, ब्लैक लैंसर्स का मास्टर और हिज मैजेस्टी की सेवा करने वाले 5 सिल्वर लायंस में से एक नाइट जिसने 4 रिंग्स, एक क्वाड चेन नाइट, वह ऐसी बेहया इंसोलेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी कॉम्पिटेंस पर सवाल उठाए। वह डरावना आदमी माना की एक डरावनी मात्रा रिलीज करना शुरू करता है, इतनी इंटेंस कि उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है, बस अपनी बात को साबित करने के लिए। वह उम्मीद करता है कि इतना ही उसकी कॉम्पिटेंस प्रूव करने के लिए काफी है, जबकि यह आदमी सच में बढ़िया है और आइड्रियन यह मुश्किल तरीके से सीख रहा है। इससे पहले कि मामा सिचुएशन को यंग प्रिंस की जान को खतरे में डालने तक बढ़ा दे, पास खड़े नाइट्स के पास काउंट के खिलाफ अपने हथियार उठाने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। दांव पर बहुत कुछ लगा है और आइड्रियन आखिरकार रियलाइज करता है कि इसमें उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मेहनत लगेगी। कुछ देर बाद एड्रियन जमीन पर गेहूं की बोरी की तरह पड़ा है, थकान से हाल बेहाल है, ग्रूलिंग कार्डियो से, अपने शरीर से सारा अनवांटेड फैट हटाने के लिए। काउंट की एरोगेंट इमेज हमारे लड़के की यादों में बार बार आती रहती है। अगर वह एक डबल चेन नाइट को हराने में फेल होता है तो वह कमीना स्मगली स्कार्ड फेस वाला उसको पूरी जिंदगी ह्यूमिलिएटेड करेगा और नीचा दिखाएगा। जैसे ही हमारा लड़का वापस अपने कमरे में आता है, उसको अचानक फिजिशियन ग्रीट करता है जो उसका वेट कर रहा था। जबकि फिजिशियन ग्रीटिंग्स और प्लेजेंट्रीज के साथ स्मूथ टॉक करने की पूरी कोशिश करता है, मोटा लड़का उसको सीधी बात पर आने को कहता है। पता चलता है इस आदमी को क्वीन ने ऑर्डर दिया है कि यंग प्रिंस को ठीक करे ताकि वह जल्दी रिकवर हो सके, लेकिन हमारा लड़का उस हीलिंग स्पेल से ऐसे बचता है जैसे वह प्लेग हो और उस आदमी को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसको मैजिकल हीलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिरकार हीलिंग मैजिक टाइम रिवर्सल की तरह काम करता है। ये मसल्स में सारी माइक्रो इंजरीज और वेयर एंड टेयर को अंडू कर देता है, मतलब उसका शरीर नेचुरली ग्रो नहीं कर पाएगा और उसकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक खास दिन जब हमारा लड़का अपना खाना खा रहा होता है, उसका बड़ा भाई डाइनिंग रूम में घुसता है। ऑफकोर्स तलवार इस लाउड माउथ को नहीं पहचानती, तो एक नाइट उसके कान में झुककर उसको ब्लैंक्स फिल करता है। खैर, ये बंदा थर्ड प्रिंस है और मैं इतना तो बता सकता हूँ कि ये तुम्हारा टिपिकल टॉक्सिक मानवा ब्रदर है। अभी भी वह आइड्रियन को रीसेंट मिसहैप के लिए मॉक करने आया है जब उसने लिटरली खुद को अपनी ही तलवार से घोंप लिया और लगभग मर ही गया था। ऑफकोर्स हमारा लड़का ऐसे ऑब्वियस जैब्स का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है और चाहता है कि उसका सपोजिड बड़ा भाई अपने टाइम का कुछ प्रोडक्टिव करे। वह रेज बेटिंग ब्रदर रेज बेटेड हो जाता है और अगली अफवाह पे जाने का फैसला करता है जो उसने सुनी थी। मार्केट में खबर है कि एड्रियन ने काउंट बेलहार्ट के साथ एक बेट लगाई है और क्योंकि बेट में हमारा लड़का एक डबल चेन नाइट के खिलाफ जाने वाला है, वह घटिया और मेलिशियस भाई खुद को उसका ओपोनेंट बनने के लिए वॉलंटियर करता है। हमारे लड़के को कोई आइडिया नहीं है कि यह डिमविट आसोल कौन था। वो तो बस यही सोच सकता है कि इस फैमिली के सारे डिसेंडेंट्स अनोइंग क्यों हैं। जिसने अभी उसको मॉक किया वह थर्ड प्रिंस है, प्रिंस गाइलाइन, जो अपनी सोर्ड्समैनशिप टैलेंट के लिए जाना जाता है। वह प्रोडिजी 4 साल की उम्र में 2 रिंग्स बना चुका था, तो वह एब्सोल्यूट एक फोर्स है जिससे टक्कर लेनी चाहिए। एक मेड आती है और इस झगड़े को रोकती है और सच्चाई रिवील करती है। आइड्रियन के लिए बहुत सारे लेटर्स रिवील करती है। हमारे लड़के को कोई क्लू नहीं है कि ये सारे लेटर्स उसके पास क्यों आए जब पहले उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अचानक उसका ध्यान लेटर्स के सब्जेक्ट पे जाता है। कई लेटर्स प्रिंस के साथ ड्यूअल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ खुद को उसके स्पारिंग पार्टनर बनने के लिए ऑफर कर रहे हैं। सीधे शब्दों में ये सारे लोग बेसिकली प्रिंस को फ्री में पीटने की अपनी स्कीम बना रहे हैं। हमारा लड़का इन लोगों की हद से ज्यादा ऑडेसिटी देखकर रॉयली पिस्ड हो जाता है। उनकी फ्रस्ट्रेशंस को निकालने में मदद करने के लिए वह इस मेड को बुलाता है और उसको उन सब लोगों के नाम लिखने का ऑर्डर देता है जिन्होंने ये लेटर्स भेजे हैं। अगले सीन में भाई की ट्रेनिंग सेशन चल रही होती है जब अचानक नॉर्दर्न कमांडर उसको एक लकड़ी की तलवार फेंकता है। प्रिंस को सोर्ड्समैनशिप के कुछ लेवल सिखाने के आइडिया पर स्ट्रांगली विश्वास करते हुए वह ये एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहता कि उसको ब्लेम किया जाए क्योंकि वह प्रिंस को नहीं सिखा पाया। आइड्रियन वेपन उठाने के लिए नीचे झुकता है, थोड़ा चिढ़ा हुआ है कि यह बंदा उसको तलवार पोलाइटली हाथ में क्यों नहीं दे पाया। लेकिन तभी कुछ होता है, उसका पूरा शरीर हिल जाता है क्योंकि उसकी मसल्स बिना किसी वजह के स्पैज्म करने लगती है। इससे बेलोरहार्ट सोचता है कि क्या लड़के को अभी तक हीलिंग मैजिक ट्रीटमेंट नहीं मिला है। हमारा लड़का उसको टॉन्ट करता है कि वह वजह क्यों नहीं जानता, भले ही वह एक नाइट है। आखिरकार
एक बार हीलिंग मैजिक मिलने के बाद मसल्स सिर्फ अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती हैं और ग्रो करने से मना कर देती हैं। बॉलरहार्ड इस बात से सहमत होता है और पलटता है, बताता है कि वह एनीवे हीलिंग मैजिक पर फोकस नहीं कर रहा था। फिलहाल वह एक स्किल डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है जो वह आइड्रियन को पूरे ध्यान से देखने को कहता है। ये टेक्निक किंगडम की सीक्रेट सोर्ड टेक्निक है जिसे उसके नाइट्स अपना कोर फाउंडेशन बनाते वक्त यूज करते हैं। वेपन फेरोसिटी के साथ घूमता है, जैसे नाइट हर एक डायरेक्शन में स्लैश करता है। उसकी इमैक्युलेट सोर्ड्समैनशिप का डिस्प्ले एक गॉर्जियस स्पाइरल फिनिश में खत्म होता है, जैसे बॉलरहार्ड प्रिंस को हैरान छोड़ देता है। उस खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन के अंत तक आइड्रियन सवाल करता है कि क्या ये सच में नाइट्स के लिए फाउंडेशनल टेक्निक है। फाउलरहार्ड उसको इंसल्ट के रूप में लेता है और एक्सप्लेन करता है कि ट्रेनिंग वेपन्स में शार्पनेस नहीं होती, लेकिन सोर्ड्समैनशिप सीखने के लिए बेसिक्स पे स्टिक रहना बेहतर है। अचानक भाई अपने टीचर के चेहरे पे हंसने लगता है। आइड्रियन ने रियलाइज कर लिया है कि सोर्ड मास्टरी कैसे इवॉल्व हुई है। वह ग्रेट सोर्ड्समैनशिप जिसने पागल ड्रैगन को मारा था, वह अब एक लोली ट्रेनिंग टेक्निक के रूप में यूज हो रही है। भाई का चेहरा उतरा हुआ है, जबकि उसका मास्टर उसको समझाता है कि ये टेक्निक उसकी बेट जीतने के लिए काफी नहीं होगी, तो बेसिक्स के बाद वह हमेशा किसी और टीचर के पास जा सकता है। प्रिंस आइड्रियन दूसरी सोर्ड्समैनशिप के आइडिया को रिजेक्ट करता है, स्ट्रांगली मानता है कि ये टेक्निक ही काफी होगी। उसकी बातों से बॉलरहार्ड थोड़ा चिढ़ जाता है, लेकिन आखिरकार वह आइड्रियन की मर्जी मान लेता है। वापस ट्रेनिंग सेशन पर हमारा लड़का अपनी तलवार का स्विंग प्रैक्टिस कर रहा है, एनालाइज कर रहा है कि ड्रैगन स्लेयर टेक्निक को लोली टेक्निक क्यों ट्रीट किया जा रहा है। वह समझता है कि नेचर को इसी डायरेक्शन में इवॉल्व होना चाहिए था और कि बॉलरहार्ड की टेक्निक में ड्रैगन स्लेइंग की स्पिरिट की कमी है, भले ही उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी हो। जिन लोगों ने माना हार्ट को रिजेक्ट किया था, वह आखिरकार अपनी स्पिरिट तलवार में डालना भूल गए, तो वह ड्रैगन स्लेयर टेक्निक की वैल्यू को समझ ही नहीं सकते थे। जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, बॉलरहार्ड अपनी तलवार आइड्रियन से टकराता है, उसका स्टांस करेक्ट करते हुए और उसको सलाह देते हुए कि अपनी ताकत अपने हाथों में नहीं बल्कि ब्लेड में डाले। वह प्रिंस के पेट पर थप्पड़ मारता है और फिर उसके पैरों पर, उसको मजबूर करता है कि वह अपना पोस्चर ठीक करे ताकि ताकत वेपन में बराबर और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो। आइड्रियन जानता है कि उसका टीचर बिल्कुल सही है। उसका करंट शरीर बहुत कमजोर है इस टेक्निक को इमिटेट करने की कोशिश में। यही टेक्निक कोई फेंकी हुई रद्दी नहीं होनी चाहिए और वह इसको दुनिया को अपने एक्शन से प्रूव करना चाहता है। और दिन बीत गए जैसे हमारे लड़के की मुश्किल ट्रेनिंग सेशंस जारी रही। 1 महीना कड़ी ट्रेनिंग के बाद सिस्टम ने उसको एक मिशन में सफल होने पर कंग्रेचुलेट किया। अब उसकी सीवियर ओबिसिटी लेवल्स नॉर्मल ओबिसिटी तक कम हो गई हैं, मतलब उसका मेटाबॉलिज्म एडजस्ट करेगा और उसका शरीर उसके हिसाब से बदलेगा। क्लमजीनेस की ट्रेट खत्म हो गई है। एक्सरसाइज उसको और ज्यादा शार्प बनाएगी। उसकी मैना कैपेसिटी भी बढ़ रही है। साथ ही मैना सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ट्रेट भी गायब हो गई है। आइड्रियन हर स्विंग के साथ कॉन्फिडेंस गेन करता है, ये जानते हुए कि वह 1 महीने पहले से बहुत आगे आ गया है। उसका पूरा माइंडसेट अपनी टेक्निक को हर दिन 1% बेहतर बनाना है। फिर से अपने ख्यालों में खोया हुआ आइड्रियन की तलवार उसके टीचर से टकराकर टूट जाती है, जिसने बार बार लड़के को रुकने को कहा था। वह तेज बारिश में चुपचाप खड़े हैं क्योंकि प्रिंस के हाथों में थकान के निशान है। उसकी जख्मी पकड़ से खून टपक रहा है जबकि वह हॉस्पिटल में है। वह अपने मामा की तरफ देखता है, पूछता है कि क्या हुआ। आइड्रियन अपने सामने ट्रेनिंग डमी को वापस देखता है कि कैसे उसने लिटरली उसके दोनों लिम्स अपने स्लैश से काट दिए थे। हमारा लड़का स्पीचलेस है, जबकि बॉलरहार्ड उस पर चिल्लाता है कि वह कितना बेवकूफ है, जो अगर उसके पास एक असली तलवार होती तो सच में और ज्यादा नुकसान कर सकता था। आइड्रियन के हाथ कैलसेस और कट से भरे हुए हैं। सिस्टम उसको उसकी एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के लिए सुपर कंसंट्रेशन ट्रेट से अवार्ड करता है। ये एक पॉजिटिव रिवॉर्ड है। और थकान से बेहोश होने से पहले उसके आखिरी ख्यालों में हमारा लड़का सोचता है कि वह अभी मर सकता था। बॉलरहार्ड अपने स्टूडेंट को पकड़ता है, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए प्रिंस की जिद पर रिमार्क करता है। अगले सीन में हमारा लड़का अपने बेड पर जागता है, रियलाइज करता है कि वह ट्रेनिंग के बीच में ही बेहोश हो गया था। उसने सच में अपने करंट शरीर को उसकी लिमिट से आगे धकेल दिया था। वह उस वक्त को याद करता है जब वह एक तलवार था, कैसे वह हर तरीके से परफेक्ट था। उसके यूजर्स एक बार नेमलेस वॉर हीरो थे, सोर्ड मास्टर, एक मर्सनरी किंग और आखिरकार किंगडम का फाउंडर भी। उसने अकेले ही जंगों को जिताया था, अनगिनत मॉन्स्टर्स को मारा था और हीरोज के लिए खिलने का रास्ता बनाया था। ग्रूहॉर्न हमेशा से एक एक्सीलेंट एडवाइजर और टीचर रहा था और इसी वजह से वह अपनी वेपन को घुमाता रहना चाहता था जब तक वह फिर से वैसी परफेक्ट स्टेट तक नहीं पहुंच जाता, अपनी पूरी मेहनत उसमें लगाकर। फिर भी करंट शरीर बहुत कमजोर है और अगर वह ठीक से आराम नहीं करेगा तो बर्बादी हो जाएगी। 1 महीना बीत चुका है जब उसने माना हार्ट बनाया था और उसने उस दौरान माना का एक लंप एक्वायर किया है। मेडिटेट करते हुए प्रिंस खुद को अगले लेवल के लिए तैयार करता है, एक ऐसा लेवल जिसे उसका सिस्टम उसको एक्सेस करने देने के लिए तैयार है। उसका शरीर अब अपने माना हार्ट के एक्सपेंशन और एवोल्यूशन में और ज्यादा माना फ्रीली एक्सेस कर सकता है। उसी शरीर का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन भी माना हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए एडजस्ट हो गया, जिससे फिजिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्रोसेस के अंत तक एड्रियन का माना हार्ट सफलतापूर्वक स्टिमुलेट हो जाता है। उसको तुरंत टेस्ट करने के लिए वह अपनी तलवार पकड़ता है और एक स्विंग करता है। उसने एक सोर्ड लर्नर का लेवल एक्वायर कर लिया है।
अब वह ऑरा के सबसे बेसिक लेवल को भी एक्सेस कर सकता है, जो उसकी तलवार की फ्लोइंग वेव से साबित होता है। बेसिक सक्सेसफुली सीख लिए गए हैं। अगले ट्रेनिंग सेशन में बॉलर हार्ट किंगडम में बेट के बारे में फैली कुछ अफवाहों के बारे में बात करता है। उस वजह से भाई को प्रिंस को और ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ी। भले ही वह इस बात से अनॉयड है कि आइड्रियन अभी तक पार्टनर ढूंढने में जल्दी नहीं कर रहा, जिसके बारे में वह सोचता है वह असल में एम्पायर का तीसरा बेटा है। उसके अलावा हमारा लड़का जानता है कि वह सीधे डबल चेन वॉरियर का सामना नहीं कर सकता, तो वह सोच रहा था कि क्या वह स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में सिंगल चेन वाले इंसान से लड़ सकता है। आइड्रियन अपने टास्क पर अपडेट के लिए कार्ल्स की तरफ देखता है। नाइट जवाब देता है, प्रिंस को अश्योर करते हुए कि उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसको कहा गया था और हर जगह स्पारिंग रिक्वेस्ट्स भेजी थी। लेकिन कार्ल्स को चिंता है कि प्रिंस इन सब लोगों के साथ प्रैक्टिस सेशंस क्यों करना चाहता है। रीजन सिंपल है, इन सब ओपोनेंट्स में से हर एक को उस अनोइंग और एरोगेंट प्रिंस से बैर है। इसी वजह से वह जानबूझकर इस मौके का फायदा उठाकर उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन हमारे लड़के के लिए ये ठीक है, जो उनकी स्ट्रैटेजी से पहले ही वाकिफ है। उसकी एक ही चिंता है कि उसका मामा हर सेशन के लिए रेफरी बने। ये एक सिंपल टास्क है कि मैच के दौरान कोई मरे नहीं, एक ऐसी चीज जिसे बॉलर हार्ट को करने में कोई रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। इस सेशन के कुछ दिन बाद पहला ट्रेनिंग मैच कंडक्ट किया जाता है। पहला चैलेंजर उस स्काउंड्रल प्रिंस के शानदार पैलेस को हैरानी से घूरता है। इस आदमी का नाम टेलर टेलहाइम है और वह बस एक बैरन की ऑर्डिनरी फैमिली का दूसरा बेटा है। सालों पहले उस कमीने मोटे प्रिंस ने उसको बदनाम किया था और सबके सामने उसके बड़े भाई और बाप का मजाक उड़ाया था। तुरंत उसकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। तब से लेकर टेलहाइम फैमिली ने अपनी इज्जत खो दी है और मजाक का पात्र बन गई है। इसी वजह से वह यहाँ उस घमंडी प्रिंस से इस लड़ाई में अपना बदला लेने आया है। थोड़ी देर बाद वह प्रिंस से मिलता है और उसको पूरे अदब से ग्रीट करता है। टेलर अपने आप को सिंगल चेन का अप्रेंटिस नाइट बताता है, भले ही वह एक अनऑफिशियल मैच के लिए बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे रहा है। हमारा लड़का तो उसको उल्टा सीधा बोलकर कमजोर तक कहता है, जिससे टेलर को कंफर्म हो जाता है कि यह प्रिंस सच में कितना एरोगेंट है। बॉलर हार्ट उस यंग मैन के विट्रियोल और नफरत को समझ जाता है और उसको खुद को संभालने का ऑर्डर देता है, क्योंकि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। भाई एक मर्डर मशीन से एक फैन गर्ल बन जाता है तुरंत जब वह नॉर्दर्न कमांडर को अपने सामने खड़ा देखता है। हमारा लड़का तो ये भी सोचता है कि उसके मामा को प्रिंस का असली रैंक उससे ज्यादा डिजर्व करता है, जिस पर बॉलर हार्ट उसको पास्ट में एक घटिया नोबल ब्रैट होने पर टॉन्ट करता है। खैर, दोनों फाइटर्स को पोजीशंस लेने को कहा जाता है क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। टेलर पहला इंसान है जो अपनी ऑरा अनलीश करता है, अपनी स्माइल के साथ कॉन्फिडेंट एक्ट करते हुए, जैसे वह प्रिंस को सजा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिर्फ एक नजर से। आइड्रियन अप्रेंटिस नाइट के कई वेस्टेड मूवमेंट्स की आलोचना करता है। कैजुअली वह स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है। माना हार्ट के अपने डिस्प्ले से अप्रेंटिस नाइट को हैरान करते हुए टेलर अपनी स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए पीछे कूदता है, यह सवाल करते हुए कि माना हार्ट माना चेन को कैसे ब्लॉक कर सकता है। उसकी ऑब्जर्वेशन एक्चुअली सही है, सिवाय इसके कि टेलर सिर्फ एक सिंगल चेन यूज कर रहा है, तो यह कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है और बस प्रिंस को हल्का सा झटका देता है। इंटरेस्टिंगली सभी स्पेक्टेटर्स को तलवार से एक यूनिक आवाज आती हुई सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज जिसने लड़के के मामा को भी हैरान कर दिया। इस फिनोमिनन को सोर्ड क्राई कहते हैं। टेलर प्रिंस की कैपेबिलिटीज पर इतने डिनायल में है कि वह इम्पल्सिवली फिर से आगे बढ़ता है। ये अटैक पिछले से ज्यादा भारी है, लेकिन हमारा लड़का इसको अच्छे से डिफेंड करता है। अटैक दोनों फाइटर्स के बीच एक प्रॉपर सोर्ड क्लैश में बदल जाता है। उनकी ब्लेड्स टकरा रही हैं, जैसे हर एक फाइटर पीछे हटता है। इस पॉइंट पर एड्रियन को थकान पकड़ रही है, हाईलाइट करते हुए कि माना रिंग्स माना हार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। अभी की एक कॉन्फ्रंटेशन से ही उसको ऐसा लगा जैसे उसकी माना क्रैश होने वाली थी और बैकफ्लो कर जाएगी। उसी वक्त उसके ओपोनेंट का एक्सप्रेशन देखने लायक था। आइड्रियन को टेलर की पोजीशन याद आती है कि वह उसकी फैमिली का दूसरा बेटा है और उसको उसकी इमोशंस में बहुत ज्यादा हार्ड हेडेड होने पर टॉन्ट करता है। हमारा लड़का खुद को संभालता है और भी गहरी कंसंट्रेशन में डूब जाता है। एड्रियन एक अवेकेंड स्पेल के लिए कॉल करता है, क्योंकि भले ही तलवार को मैजिकल या डिवाइन कहा जाता है, यह उसकी रूह का हिस्सा है। माना हार्ट ऑफिशियली उसकी महान इच्छा को एक्सेप्ट करता है, जैसे पहला कलर कलरलेस माना हार्ट पर चढ़ा दिया जाता है। ड्रैगन स्लेयर की डोरमेंट सोती हुई इच्छा को ऑफिशियली समन किया जाता है। इस तरह तलवार की मेमोरी एक ऐसे हार्ट के साथ जुड़ जाती है जो खास तौर पर ड्रैगन्स को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। ड्रैगन स्लेयर का स्किल हार्ट एक्शन में आ जाता है, जैसे आइड्रियन एक ड्रैकोनिक स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका शरीर अब ड्रैगन की इच्छा से एडेड है, जैसे वह ड्रैगन स्लेयर सोर्ड के पावर्स का हिस्सा हो। दूर से वही पावरलेस प्रिंस अब लिटरल मौत का रूप दिखता है, जैसे उससे क्रिम्सन ऑरा निकल रही हो। टेलर सिर्फ इसको देखकर डर जाता है, जबकि बॉलर हार्ट ड्यूएल को रोकने की डिमांड करता है। डिटर्मिनेशन से भरा हुआ वह रूटलेस प्रिंस अपने ओपोनेंट को मारने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। एक फ्लैशबैक में यह रिवील होता है कि प्रिंस ने अपने मामा से एक स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि अगर वह अपने ओपोनेंट को मारने की कोशिश करे तो उसको रोके। बिल्कुल वही अभी हो रहा है। नॉर्दर्न कमांडर को तुरंत बीच में आने पर मजबूर करते हुए, प्रिंस को पल्वराइज करने के लिए एक स्किल एक्टिवेट करते हुए लड़के को एक दीवार में फेंक दिया गया, लेकिन कम से कम बॉलर हार्ट उसको टाइम पर रोक पाया।
अचानक बाकी नाइट्स उसको हर डायरेक्शन से पकड़ने आते हैं, ये मानते हुए कि उसका रीसेंट अटैक प्रिंस की असैसिनेशन का नतीजा हो सकता था। यह एक गंभीर जुर्म है, लेकिन हमारा लड़का जल्दी से उठ खड़ा होता है और उन सबको अपने टीचर को परेशान करने से रोकता है। ये सच है कि उसने ही बॉलर हार्ट को एक्ट करने का ऑर्डर दिया था, सिवाय इसके कि वह भाई को सच में ऐसे नॉकआउट करने की प्लानिंग नहीं कर रहा था। प्रिंस बेहोश हो जाता है और नतीजा यह होता है कि अगली बार जब वह जागता है, उसका माना हार्ट इफेक्ट से धड़क रहा होता है। उसका मामा एक गॉड डैम मॉन्स्टर है जिसकी ताकत अनुपम है, और जैसे ही उसने उस तरह का अटैक सीधा लिया, बैकफ्लो ने उसको आउट कर दिया। अच्छी बात, कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं थे, तो ये ठीक है क्योंकि वह मैच भी जीत गया। प्रिंस हंस रहा था जब अचानक उसका मास्टर और मामा एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए आए। वह लड़के ने जो तलवार इस्तेमाल की थी उसकी याद करता है, एम्फसाइज करते हुए कि उसने उसको ऐसा स्टाइल कभी सिखाया ही नहीं था। प्रिंस रिवील करता है कि उसने खुद को तलवार के एसेंस में घुसा दिया और उसके साथ एक हो गया। उसके मामा को यह बात परेशान करती है कि वही प्रिंस जिसने अभी तक एक असली लड़ाई का अनुभव भी नहीं किया, वह गॉड लाइक मर्डरस इंटेंट दिखा रहा था। उसकी सो कॉल्ड स्पिरिट का एसेंस ब्लडलस्ट से भरा हुआ है, भले ही बॉलर हार्ट इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकता। यह प्रिंस के लिए एक शौक था जो पूरी तरह से एक कॉर्नी लेक्चर की उम्मीद कर रहा था। नॉर्दर्न कमांडर स्कॉफ करता है, बताता है कि वह पहले एक सोल्जर है, एक ऐसा जो किसी भी तरह जीतने के रास्ते पर चलता है। अपनी खुद की रूटलेसनेस की फिलॉसफी के बावजूद वह अभी भी आइड्रियन की ब्लड लस्ट से परेशान है, क्योंकि वेपन दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं कर सकता। प्रिंस आर्ग्यू करता है कि वह अपनी कमजोरियों को ठीक करने के लिए मेहनत कर रहा है, जबकि उसका मामा उसके डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाता है, सोचता है कि क्या लड़का आखिरकार अपने इनर डीमंस से घिर जाएगा। 3 दिन के स्पारिंग सेशन के बाद टेलर हार में खड़ा था, जबकि प्रिंस ने उसको पिछले कुछ दिनों में उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा। यह अफसोसनाक है कि टेलर अपना बदला नहीं ले पाया, और हमारा लड़का उसको टॉन्ट भी करता है कि वह जो चाहता था वह नहीं मिला। आइड्रियन अपनी मेड को एक स्पेशल प्रेजेंट लाने को कहता है, एक ऐसा जो वह टेलहाइम फैमिली के लिए रखना चाहता था। वह पहले ही जानता है कि पुराने घमंडी प्रिंस ने पास्ट में लोगों के साथ बहुत बुरे काम किए थे, और भले ही यह गिफ्ट काफी नहीं होगा, यह फिर भी कुछ है उनकी फैमिली के साथ सुलह करने के लिए। टेलर स्काउंड्रल प्रिंस की पर्सनैलिटी में आए बदलाव से घबरा जाता है, जबकि हमारा लड़का उसको दफा होने को कहता है। सोचता है कि उसको ओरिजिनल घटिया प्रिंस की गड़बड़ को ठीक करने की जरूरत भी नहीं थी। स्काउंड्रल प्रिंस के स्पारिंग सेशन की खबर किंगडम में तेजी से फैल गई। लोग चाहते थे कि वॉरियर्स उसके खिलाफ जाएं और उस छोटे प्रिंस को उसकी जगह दिखाएं। उन सबको लगा कि पहला प्रिंस बहुत परेशान होगा, लेकिन कई प्रैक्टिस सेशंस के बाद भी किसी को एड्रियन के परेशानी की खबर नहीं मिली, बल्कि सेशन से लौटने वाले वॉरियर्स को हमारे लड़के का पॉजिटिव इंप्रेशन मिला, पहले प्रिंस को एक दयालु और भला आदमी बताते हुए। उनकी पर्सनैलिटीज पूरी तरह बदल गई थी, इस हद तक कि नॉर्मल सिटीजन्स को लगा कि इन लोगों को रॉयल फैमिली ने ब्रेन वॉश कर दिया है चुप रहने के लिए। मजेदार बात यह है कि जब यह खबर हमारे लड़के तक पहुंचती है तो वह गुस्से में आ जाता है। इन वॉरियर्स के कुछ न कहने का एक ही रीजन था कि वह अपनी लड़ाइयों में कितनी बुरी तरह हारे थे। आइड्रियन इन नोबल्स को घटिया और वेस्ट ऑफ स्पेस सोचता था, लेकिन उसका मामा उसको मॉक करता है कि वह भी वही डिस्क्रिप्शन फिट करता है। पहला प्रिंस फेडअप हो जाता है और अपने रीसेंट ओपोनेंट की तरफ देखता है। उसको पोलाइटली धमकाता है कि इस बार जाकर स्पारिंग सेशंस के रिजल्ट्स रिवील करे। हमारा लड़का उम्मीद कर रहा है कि यह बदलाव उसके सब हेटर्स और फैली हुई अफवाहों को चुप कर देगा, लेकिन अगले दिन और भी ज्यादा अफवाहें फैलने लगती हैं। इस बार लोगों को लगता है कि मोटा प्रिंस अपनी जान बचाने के लिए मैचेस के आउटकम को फैब्रिकेट कर रहा है। ये बंदा बस एल्स लॉसेस कैच करना बंद नहीं कर सकता, नोबल्स पर फोकस करने से मना करता है। वह अपने सारे टैंट्रम्स और फ्रस्ट्रेशंस अपनी ट्रेनिंग में डाल देता है। प्रिंस का हर स्विंग पिछले से ज्यादा फेरोशियस है, हवा को ब्लेजिंग माना से काटते हुए। उसका माना हार्ट जिंदगी से भरपूर फायर्ड अप है। जैसे वह कार्ल्स की तरफ मुड़ता है और उससे रिमेनिंग स्पारिंग पार्टनर्स के बारे में पूछता है, नाइट एक्सप्लेन करता है कि वह अपना फाइनल ओपोनेंट आज देखेगा। पहला प्रिंस पहले ही एक ऐसे लेवल तक पहुंच गया है जहां अप्रेंटिस नाइट्स उसके लिए कोई मैच नहीं है, लेकिन कार्ल्स उसको अश्योर करता है कि यह फाइनल ओपोनेंट असल में एक प्रॉपर नाइट है जिसने अपनी तलवार में मास्टरी हासिल की है। यही नाइट अपनी फैमिली की टेक्निक्स से सेटिस्फाइड नहीं थी और एक इलीट बनी जो नाइट ऑर्डर में एंटर हुई अपनी तलवार को और तेज करने के लिए। यह आइड्रियन के लिए एक अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्शन है, जैसे वह आर्वेन किर्गायन के आने का स्वागत करता है। वह औरत बैटल अरीना की तरफ चलती है, जबकि ऑर्डिनरी नाइट्स उसको आयरन लाइट नाइट ऑर्डर की वॉरियर के रूप में याद करते हैं, जिसे क्लिफ पर खिलने वाला फूल, कांटे वाली गुलाब और यहाँ तक कि मर्दों के दिल तोड़ने वाली औरत भी कहा जाता है। उसकी हर कदम में एक एलिगेंट ब्यूटी है। ये बात कि पहला प्रिंस उसकी अटेंशन इनवाइट कर पाया अपने आप में एक तारीफ है, आंध है। जैसे डिटर्मिन्ड आर्वेन अपनी लड़ाई के लिए एक्साइटेड है। स्पेक्टेटर्स वह तो पक्का सोचते हैं कि आर्वेन प्रिंस को बुरी तरह हराएगी और उसकी बेइज्जती करेगी। आयरन लायन नाइट्स एक ऑर्डर है जिसे नाइट्स का एक इलीट सेट माना जाता है। उनके बीच की प्रोबेशन नाइट आर्वेन है, एक प्रोडिजियस टैलेंट जिसकी मेंबरशिप पहले ही कंफर्म्ड है। सवाल यह है कि एड्रियन को इतना टैलेंटेड ओपोनेंट क्यों मिल रहा है। अपेरेंटली उन दोनों के बीच पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिससे हमारे लड़के को लगा कि उस ट्रैश प्रिंस ने फिर से एक फालतू की लड़ाई मोल ली होगी। अपनी एक मेट से पूछता है कि वह उसके पुराने बिहेवियर की कहानी सुनाए।
घबराकर वह रिवील करती है कि इस स्नॉब ने सच में आर्वेन को हरास किया था, जिसका मतलब है कि भाई को आर्वेन से उनकी पिछली दुश्मनी के लिए बहुत सारी चोट खानी पड़ेगी। एड्रियन उस रेकलेस प्रिंस की गलत हरकतों से तंग आ गया है। हम एक्चुअली देखते हैं कि इस मोटे ने उसके शरीर पर कैसे हाथ रखा था और उसने उसको टॉन्ट भी किया था कि वह अपने नाइट्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसका ईगो हर्ट होने पर प्रिंस गुस्से में आ गया और आर्वेन को अगली कहा। कहानी कुछ ऐसी थी, एक स्काउंड्रल का नाइट के साथ इंटरेक्शन के लिए बिल्कुल सही कैरेक्टर में। ऑफ कोर्स जिस तरीके से हमारा लड़का अभी आर्वेन को देख रहा था, अगली शब्द तो दिमाग में भी नहीं आता। वह उसके सामने झुकती है रिस्पेक्ट देने के लिए, ये मानते हुए कि वह बिल्कुल नहीं बदला है। प्रिंस अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, उसको एश्योर करते हुए कि वह काफी बदल गया है, लेकिन उसके गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देखकर ही साफ है कि उसकी इस लड़ाई में पिटाई होने वाली है। रेफरी और मामा काउंट बॉलरहार्ड यहाँ है। वह आर्वेन को खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस करने देता है और वह भी अपनी ग्रीटिंग्स देती है। बॉलरहार्ड आर्वेन को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि शक्तिशाली यंग प्रिंस के पास काफी फाइस्टी ब्लेड है। मजाक से हटकर दोनों के बीच मैच शुरू होने वाला है जैसे दोनों पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशंस लेते हैं। ड्यूएल ऑफिशियली शुरू होता है, आर्वेन स्टैंड से डिटर्मिनेशन और कोल्डनेस इनवाइट करते हुए। इस बीच हमारा लड़का एक प्रॉपर नाइट के स्किल लेवल को एक्सपीरियंस करके खुश है। वह मर्डरस औरत रिफाइंड मूवमेंट के साथ एक्शन में आ जाती है। पहला क्लैश यंग प्रिंस द्वारा ब्लॉक किया जाता है, लेकिन माना का डिफरेंस इतना सीवियर है कि यह डायरेक्ट बैकफ्लो का कारण बनता है जिससे खून निकलता है। खूबसूरत लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड। आर्वेन और ज्यादा पनिशमेंट के लिए ऑफेंस पर हैमर करती है। दोनों आगे पीछे घूमते हुए अपनी ब्लेड्स एक्सचेंज और क्लैश करते हैं। हमारा लड़का इधर उधर रैगडॉल्ड हो रहा है, आर्वेन को लड़ाई पर पूरा कंट्रोल देते हुए। वह एक डेफिनेटिव स्ट्राइक के लिए आती है, पहले प्रिंस को अपनी ड्रैगन स्लेयर स्टेट एक्टिवेट करने और ब्लडलस्ट एग्जूड करने पर मजबूर करते हुए। यह रेविशिंग ब्लडलस्ट उसको हैरान कर देती है और आर्वेन की तलवार यंग प्रिंस द्वारा सक्सेसफुली डिफ्लेक्ट हो जाती है। वह अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर वापस आ जाती है, सांस लेते हुए और प्रिंस के सोर्ड स्टाइल को ऑब्जर्व करते हुए। जहां तक हमारे लड़के की बात है, वह भी मुश्किल से संभाल पा रहा है क्योंकि सिंगल रिंग यूजर होने के बावजूद आर्वेन बाकी सबसे अलग है। उसी वक्त एड्रियन जजमेंट नाम की स्किल को टैप करता है नाइट के स्टैट्स इन्वोक करने के लिए, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट स्किल्स को रिवील करते हुए, यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी। ये बात कि प्रिंस अपनी लिमिटेड स्किल यूज से उसका लेवल देख सकता है, ये प्रूव करती है कि वह उसको भी हरा सकता है। डाइट पे चला बजट गिलगमेश अपनी क्रिम्सन ऑरा अनलीश करता है, नाइट को भी वही करने पर मजबूर करते हुए। दोनों फाइटर्स मोशन में आते हैं, केओटिक स्पीड्स पर एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए और असली लड़ाई की शुरुआत को मार्क करते हैं। कई मिनट बाद दोनों वॉरियर्स अपने ड्यूएल के क्लाइमैक्स में थक चुके हैं। ये एक बराबर की लड़ाई है, तो बॉलरहार्ड बीच में आता है और दिन के लिए मैच को कॉल ऑफ कर देता है, उसको कल के लिए पोस्टपोन कर देता है। प्रिंस कॉकी एक्ट करता है, कहता है कि वह सब खत्म करने वाला था। आर्वेन भी उसको वही बोलकर मॉक करती है। दोनों एरोगेंट हैं और डुएल को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन बॉलरहार्ड पूरा दिन यहाँ बैठने वाला नहीं है और मानता है कि दोनों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। हीलर हमारे लड़के की चोटों को ठीक करने आता है, लेकिन एड्रियन आर्वेन को घूरने में बहुत बिजी है, जो बदले में उसके लिए उतना ही डिस्टेस्ट दिखाती है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते हैं, एक दूसरे से न हारने की वही सोच शेयर करते हुए। दूसरा दिन भी वही स्टेलमेट में खत्म होता है और तीसरे दिन दोनों वॉरियर्स हार मानने से मना कर देते हैं। आर्वेन काफी स्किल्ड है, तो ये बात कि प्रिंस इतने लंबे समय तक टिका रहा, ये दिखाता है कि वह भी स्किल्ड है। राउंड 3 शुरू होने से पहले एड्रियन कुछ शेयर करता है जो वह उसको बताना चाहता था। वह सोचती है कि क्या वह अपोलोजाइज करने वाला है ऐसे इवेंट को रिफ्यूज करते हुए। आखिरकार एक नाइट के रूप में उसकी प्राइड हर्ट हुई थी और वह उसको ठीक से वापस पाना चाहती है। भले ही यह एडमिरेबल है, प्रिंस ने तो शुरू से अपोलॉजी के बारे में सोचा ही नहीं था। इसके बजाय वह एक रिवॉर्ड रखने का आइडिया सजेस्ट करता है क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने से मना कर रहा है। रिवॉर्ड सिंपल है, हारने वाला जीतने वाले को एक विश देगा, किसी भी तरह की विश, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो। नाइट्स तुरंत इस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए कूदते हैं, ये मानते हुए कि रॉयल फैमिली के प्रिंस के लिए ऐसे क्लेम्स करना बहुत ज्यादा डेंजरस है। एड्रियन उनको चुप कराता है और आर्वेन की ओपिनियन पूछता है। नाइट अपनी पोजीशन हाईलाइट करती है कि वह रॉयल फैमिली के नाइट्स में से एक है, इसी वजह से वह ऐसी कंडीशन को नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। उसी वक्त अब जब उसको अपना मौका पाने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वह बेट लेने में खुश है। एड्रियन उसकी चॉइस को पसंद करता है और राउंड 3 के लिए उससे मिलता है। दोनों फाइटर्स केओटिकली अपनी तलवारें घुमाते हैं, एक दूसरे की स्पिरिट को पहले तोड़ने की उम्मीद करते हुए। यहीं पर एड्रियन एक ऐसा मूव यूज करता है जो इतना तेज और जबरदस्त है कि वह प्रोडिजियस नाइट को हैरान कर देता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि वह एक ही दिन में कितना तेज हो गया है, जैसे वह हमेशा अपनी असली ताकत छुपा रहा हो। फाइटर्स लगातार टकराते हैं, अरीना में डांस करते हुए। बस इस बार टेबल्स पलट गए हैं। प्रिंस एड्रियन बैटलफील्ड पर डोमिनेट कर रहा है और उसको पीछे धकेल रहा है, यहाँ तक कि उसके चेहरे पे स्क्रैच भी कर देता है। रुकने से मना करते हुए प्रिंस उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, सामने एक ऐसे अटैक में जो डिसाइसिव होना चाहिए। बेसिकली उसका सोर्ड स्विंग उसकी डिफेंड करने की एबिलिटी से ज्यादा तेज है। दोनों वेपन्स टकराते हैं, एक तलवार हवा में उड़ जाती है टूटी हुई। नाइट अपने घुटनों पर है, जैसे स्पेक्टेटर्स मैच के विक्टर के गवाह बनते हैं।
आर्वेन आउटकम को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जबकि प्रिंस आर्वेन किर्गियन पर फैसले से जीत का ऐलान करता है। जहां तक उसके रिवॉर्ड की बात है वह सिंपल है। प्रिंस एड्रियन लियोन बर्ग उसको अपना बनाना चाहता है, लेकिन गूनर तरीके से नहीं। चिंता मत करो, कार्ल्स ने पहले प्रिंस के लिए रॉयल गार्ड की पोजीशन हासिल की। ये जॉब एक्चुअली इजी थी प्रिंस के एरोगेंस के बावजूद। तब कोई टेंट्रम्स नहीं थे, और अब उसको देखते हुए कार्ल्स को क्राउन प्रिंस की वह कड़ी ट्रेनिंग याद आती है जो उसने तूफान में भी की थी। उसकी डेडिकेशन का नतीजा डमी का पूरी तरह से खत्म था, और उसने तब उसके चेहरे पर कॉम्बैट के लिए एक एक्सटैटिक प्यास देखी थी। उस वक्त ही रॉयल गार्ड को पता चल गया था कि आइड्रियन ग्रेटनेस के लिए डेस्टिन्ड है। वापस करंट सिचुएशन पर बाकी गार्ड सब डर गए हैं, कार्ल्स भी। किसी को अपना बनाना घिनौना है, खासकर एक नाइट को। आर्वेन सवाल करती है कि क्या प्रिंस सच में यही चाहता है। हमारा लड़का कंफर्म करता है, ऐड करते हुए कि वह अभी सिर्फ एक अप्रेंटिस नाइट है जो एक मामूली स्काउंड्रल प्रिंस को हरा नहीं पाई। तो इसी वजह से वह उससे अभी आर्वेन कर्गन नाम की नाइट की पूरी पोटेंशियल चाहता है। खुशकिस्मती से इस क्लैरिफिकेशन ने एक बेटर टोन सेट की और उसको हैरान कर दिया। जबकि आइड्रियन ने एक लॉयल नाइट रखने की अपनी इंटेंशन डिक्लेयर की, एक ऐसी जो सिर्फ रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसकी गार्ड न करे, बल्कि एक ऐसी नाइट जो हर हाल में उसके प्रति लॉयल हो। उसकी स्कैनिंग एबिलिटी की वजह से वह आर्वेन की सोर्ड मास्टरी में एक्सेप्शनल टैलेंट को पहले ही बता सकता है। इसी वजह से आर्वेन को एक नाइट के रूप में अपना बनाने का उसका फैसला सही है। अब चलो उसकी अपनी बैक स्टोरी एक्सप्लोर करते हैं। एक यंगर वर्जन की आर्वेन को नाइट बनने की बहुत इच्छा थी। वह अपनी उम्र के हिसाब से बेस्ट ऑफ द बेस्ट में से थी, और उसकी टैलेंट्स के बावजूद कोई उसको वे रिकॉग्निशन नहीं देता था जो वह डिजर्व करती थी। तो उसने और भी ज्यादा मेहनत की। हर लड़ाई में हर ओपोनेंट को हराने के लिए दुगनी मेहनत की। हर एक अप्रेंटिस मेंबर जिसे वह जानती थी उसको हराने के बाद उसने हैरान करने वाले रिजल्ट्स दिखाए। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी वह उसको एक प्रॉपर नाइट के रूप में पहचान नहीं पाए, लेकिन अभी उसको प्रॉपर अप्रिसिएशन मिल रही है। उसको क्रेडिट मिल रहा है, एक पोटेंशियल और एक फ्यूचर खुद पहले प्रिंस ने प्रॉमिस किया है। उसको अपने शब्दों पर लगभग विश्वास नहीं होता, तो वह आइड्रियन से एक चीज प्रॉमिस करने की भीख मांगती है, और वह ये है कि उसको पहले एक नाइट की तरह और दूसरे नंबर पर एक औरत की तरह ट्रीट करे। अगर आइड्रियन ऐसा कर सकता है तो वह उसके हर कमांड को मानेगी। यह एक एडमिरेबल टास्क है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं जैसे आइड्रियन ऑफर एक्सेप्ट करता है। तुरंत वही प्रोडिजियस नाइट अपने एक्नॉलेज किए गए प्रिंस के सामने घुटने टेक देती है, खुद को आइड्रियन लियोन बर्ग के प्रति जिंदगी भर के लिए स्वेयर करते हुए। देखने वाले स्पेक्टेटर्स इस इवेंट से हैरान हैं, और उसको सही से जवाब देने के लिए पहला प्रिंस ऑफिशियली उसको एक नाइट के रूप में सम्मानित करता है। वह प्रेयर बोलता है जो मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स के उस सीन की याद दिलाती है जब जाइमी ब्रियन ऑफ टार्थ को नाइट शिप ऑफर करता है। अगले सीन में आर्वेन लगातार ट्रेनिंग कर रही है। उसके साथी विश्वास नहीं कर सकते कि उसने ऐसे स्काउंड्रल प्रिंस के प्रति लॉयल्टी स्वेयर की। उनमें से कई नास्टी रूमर्स फैलाते हैं, सोच रहे हैं कि क्या उसका प्रिंस के साथ सीक्रेसी में कोई क्रीपी रिश्ता है, उसको मिस्ट्रेस की तरह यूज करते हुए और उसको एक नाइट के रूप में कवर के तौर पर रखते हुए। ये सारी बेवकूफ अफवाहें हमारे लड़के को बहुत परेशान करने लगी हैं, जो अभी भी अपनी घटिया रेपुटेशन से लॉयड फ्रंटेरा की तरह नहीं बच पा रहा। हर कोई उसको जमाना का सबसे निचला इंसान ट्रीट करता है, और प्रिंस की हेल्पलेसनेस देखते हुए रॉयल गार्ड उसको उस दिन के आइड्रियन के शब्दों के लिए बुलाता है। ड्यूअल के आखिरी दिन आइड्रियन ने डिक्लेयर किया था कि वह ऐसे नाइट की चाहत नहीं रखता जो उसकी रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसकी रक्षा करे। उसकी बातों ने कार्ल्स को गहरे तक प्रभावित किया, लेकिन तब भी हमारा लड़का कंफर्म करता है कि वह अपनी कही हुई बात पर मजबूती से खड़ा है। आखिरकार अगर क्राउन ने कार्ल्स को एक अलग पोजीशन पर असाइन किया होता तो उसको प्रिंस के प्रति लॉयल रहने के बजाय उसको मानना पड़ता। उसको आराम देने के लिए वह कार्ल्स को एश्योर करता है कि अगर वह चाहे तो आर्वेन जैसी ओथ ले सकता है। रॉयल गार्ड की आंखों में सच्चाई के साथ वह प्रिंस से पूछता है कि क्या वह उसकी तरफ से ऐसी ओथ एक्सेप्ट करेगा। हैरानी की बात यह है कि हमारा लड़का मना कर देता है, ये मानते हुए कि उसको कार्ल्स में या उसको पालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक सिंपल कमेंट है, लेकिन हमारा लड़का अपनी कही हुई बात पर एक्चुअली सीरियस है। खैर, एड्रियन को रॉयल फैमिली से एक ऑफिशियल नोटिस मिलता है, उसको प्रोबेशन पीरियड से रिलीज करते हुए और उसको आने वाले बैंकेट में एंट्रेंस देते हुए। हैरान करने वाली बात, प्रोबेशन लगभग 2 महीने पहले ही उठा दी गई थी, जबकि उसकी डेट बाकी थी। तो राजा के शुरुआती गुस्से के बावजूद किसी चीज ने उसको अपना डिसीजन बदलने पर मजबूर किया। प्रिंस को कोई क्लू नहीं है कि उस आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसको ऑनेस्टली प्रोबेशन पीरियड खत्म होने की परवाह भी नहीं है। आखिरकार वह पैलेस छोड़ने का प्लान कर ही नहीं रहा था, तो इसका उस पर मुश्किल से कोई असर पड़ता है। एक मेड इंटरेस्टिंगली कुछ पढ़ती है जो एड्रियन का ध्यान खींचती है। ये एक नया इनविटेशन है जो पहले प्रिंस के लिए आया है। वह उसको नोट देती है, उसको खोलकर उसके कंटेंट्स पढ़ने को कहती है। ये इवेंट यंग लॉर्ड्स के बीच एक सोशल पार्टी होनी चाहिए, एक क्लब जहां स्काउंड्रल प्रिंस पास्ट में अक्सर जाता था। मेड उसको एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल जगह बताती है जो डिफाइलिंग एक्ट से भरी है, बेसिकली शराब और औरतों का मतलब। हमारा लड़का उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो आइड्रियन एक यूजलेस गैदरिंग को रिजेक्शन दे देता है। लेकिन तब वह नोट के पीछे पड़ता है। लेटर ईलाई फैमिली के बर्नार्डो की तरफ से आया है। उसका सपोज दोस्त, एक ऐसा नाम जो एक्चुअली उसकी याददाश्त को ताजा करता है।
अपने मामा से एड्रियन को याद आता है कि ईलाई फैमिली माना हार्ट के इस्तेमाल की स्ट्रांगली सपोर्टिव थी और आखिरकार एक सदी पहले बर्बाद हो गई थी। अपने दोस्त की फैमिली के लिए क्यूरियोसिटी के चलते प्रिंस इवेंट में हिस्सा लेने का फैसला करता है। अंदर ही अंदर उम्मीद करता है कि उसके दोस्त की फैमिली पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुई होगी। एड्रियन लियोनबर्ग के शरीर पर पोजेशन के 4 महीने बाद यंग प्रिंस ने बहुत सारा वजन कम कर लिया। उसने एक टेलर से अपने स्टाइल के अनुरूप एक स्पेशल आउटफिट बनवाया, उसको मिनिमल रखते हुए। हैरान करने वाली बात, हमारे लड़के ने आखिरकार अपना मोटा वजन कम कर लिया और अब वह बॉलिंग बॉल की जगह एक मॉडल जैसा दिख रहा था। प्रिंस भी अपनी खुद की डेवलपमेंट से शॉक्ड है, जबकि उसका टेलर स्वून्ड है। वह उसको पैलेस के लिए दूसरा आउटफिट भी हैंडल करने देता है, लेकिन वह उसको थोड़ा वेट करने को कहता है क्योंकि उसकी मेजरमेंट्स फिर से बदल सकती हैं। अगले सीन में प्रिंस सोशल गैदरिंग इवेंट में जाने के रास्ते पर है। एड्रियन जानता है कि वह हमेशा गार्ड्स और कैरेज मेंबर्स द्वारा अटेंडेड होने की एक घटिया पोजीशन में है। यह एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है जब अचानक वह अपनी मेड की गर्दन पर एक निशान देखता है। अपेरेंटली ये उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से है। उसने कुछ किया था और उस कमीने मोटे प्रिंस ने उसको उसके लिए सजा दी थी। एड्रियन सच में पुराने प्रिंस को लोगों को ट्रॉमेटाइज करने के लिए नफरत करता है। उससे कई बार देखते हुए भी उसने कभी मेड का नाम नहीं पूछा था, तो वह सीधे पूछता है और जानता है कि यह असल में अडेलिया बर्न है। बायरन फैमिली का जिक्र एड्रियन के दिमाग में क्लिक करता है क्योंकि नोबल रजिस्ट्री पर इसका मुश्किल से जिक्र है। पास्ट में जब शहर भी नहीं थे, इंसानों के अलावा कई रेसेस फूल रही थी। इंसानियत को कमजोर होने के लिए लूटा और मारा गया, लेकिन एक ऐसा दौर आया जहां इंसान ग्रेट वॉर के अंत में अपनी किस्मत के बचाने वाले बन गए, कॉन्टिनेंट पर सबसे शक्तिशाली प्रजाति के रूप में उभरते हुए। उनमें से सबसे नोटेबल 5 इलेक्टर्स कहलाए और उन 5 हीरोज में से एक ने तलवार ग्रूहोन को चलाया, एक औरत जिसने टाइटैनिक मॉन्स्टर्स के हॉर्ड को घूरा, यह सवाल करते हुए कि वह और उसकी लॉयल तलवार जंग खत्म होने के बाद क्या करेंगी। उसने लड़ाई में कूदकर ईडा, जायंट्स के राजा का सिर एक ही तलवार के स्लैश से काट दिया। उसको मारने से एक्सप्लॉयटेशन के दौर का अंत हुआ, जिससे उसको आयरन ब्लडेड सोर्ड मार्कीज एग्नेस बर्न का नाम मिला। वह एक ऐसी थी जिसने मॉन्स्टर्स को गाली दी और उनकी बुरी तरह पिटाई की, हर सेंटेंस में एफ बॉम्ब्स गिराते हुए। गालियों से कॉम्बोज बनाती थी और उनको एमएनएम से भी तेज रैप करती थी। तब ग्रूहोन को भी उस औरत की गालियों से डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। भाई उसकी सिर्फ याद से ट्रॉमेटाइज्ड है, लेकिन वह हैरान है कि उसकी डिसेंडेंट उसकी आंखों के सामने बैठी है। इससे वह सोचता है कि बायरन फैमिली का क्या हुआ कि वह इतने निचले रैंक तक गिर गई। खैर, कार्ल शेयर करता है कि वह डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। हमारा लड़का कैरेज से उतरता है और अडेलिया से बाद में ठीक से बात करने का इरादा रखता है, मेड और उसके रॉयल गार्ड को कंफ्यूज करते हुए। बाहर एक सिल्वर हेयर्ड आदमी अपने प्यारे पुराने दोस्त का स्वागत करता है। यह ईलाई फैमिली का बर्नार्डो है, जो प्रिंस और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गहरा आभार व्यक्त करता है। अजब बात यह है कि एड्रियन को कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है बर्नार्डो की क्यूरियोसिटी को इनवाइट करते हुए। हमारा लड़का उसको अश्योर करता है कि उसका आना अच्छा आइडिया है क्योंकि आज रात बहुत एंटरटेनिंग होगी। अगले सीन में वह क्लब में है जहां नशे में धुत्त गुंडे खुशी से एक दूसरे से बड़बड़ाते और छेड़ते हैं। पार्टी पूरी तरह से जमी हुई है, लेकिन बर्नार्डो प्रिंस के बिहेवियर से शॉक्ड है। वही स्काउंड्रल टिपिकली नशे में धुत्त हो जाता था और फ्लर्ट करना शुरू कर देता था, लेकिन इस बार वह चुप है। एड्रियन के आसपास की ऑरा पहले से अलग है, बल्कि जब एक नशे में धुत्त आदमी आर्वेन पर उसकी जीत की अफवाहों का जिक्र करने आता है, भाई एक शब्द भी नहीं बोलता। पूरी पार्टी उसकी शानदार जीत के बारे में बात करने लगती है और ये क्रीपी मर्द क्यूरियस हैं कि आर्मर के नीचे आर्वेन कितनी खूबसूरत दिखती होगी। अपने जवाब में कंपोज्ड होकर वह आदमी से पूछता है कि क्या उसके साथ कोई भाई बहन है। आदमी रिवील करता है कि उसका एक छोटा भाई बहन है, जिससे प्रिंस को बहुत राहत मिलती है। क्यों? क्योंकि भाई इस कमीने की जिंदगी खत्म करना चाहता है और इतनी जोर से पंच मारता है कि वह आदमी उड़ता हुआ जाता है। सीन टेंस है, सबको डर और शौक में सोबर करते हुए। बर्नार्डो को भी एड्रियन एक्सटैटिक है कि इस आदमी का एक भाई है, क्योंकि वह अब खुशी खुशी इस आदमी के अंडे कुचल सकता है बिना उसकी फैमिली की लेगेसी को खत्म किए। आदमी एक बिच की तरह चीखता है, जबकि हमारा कोल्ड और मैजेस्टिक प्रिंस उसके छोटे भाई को फैमिली का नया एयर डिक्लेयर करता है। पिटाई तब तक जारी रहती है जैसे एड्रियन का ब्लड बाथ भीड़ को डराता है। पिटा हुआ आदमी ये भी नहीं समझता कि उसको पंचिंग बैग की तरह क्यों यूज किया जा रहा है, इसको एक मौके के रूप में इस्तेमाल करते हुए सबको एजुकेट करने के लिए। प्रिंस एम्फसाइज करता है कि वह स्काउंड्रल की तरह ट्रीट होना बर्दाश्त नहीं करेगा, भले ही उसको वैसा समझा जाता हो। भाई के शेक्सपियरियन वर्ड्स पार्टी को बहुत कंफ्यूज करते हैं। वह क्या कहना चाहता है ये क्लियर करने के लिए एड्रियन एक और पंच मारता है, क्योंकि वह उसके शब्दों से कहीं ज्यादा अच्छा बोलते हैं। पहले आदमी को बिलियन माइक टाइसन पंचेस से स्मैश करने के बाद वह बर्नार्डो को बुलाता है, जो लिटरल तुरंत अपने घुटनों पर आ जाता है। भाई इस आदमी जैसा नहीं बनना चाहता। प्रिंस उसको डराने वाले अंदाज में उसकी पहली स्टेटमेंट याद दिलाता है कि वह आज को बहुत एंटरटेनिंग बनाएगा। बर्नार्डो को कोई क्लू नहीं है कि इस आदमी को क्या हो गया है और उसको रॉयल नाइट्स को समन करने का ऑर्डर मिलता है। वह रॉकेट स्पीड से ऑर्डर पूरा करने के लिए निकल जाता है, जबकि पार्टी के बाकी मेंबर्स बस प्रिंस को चुपचाप घूरते हैं। एड्रियन पीछे खड़ी औरतों को जाने को कहता है, एक खास आदमी का ध्यान इन्वाइट करते हुए। यह आदमी छुपकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन उसकी प्रेजेंस नोटिस कर लेता है। वह इस आदमी को और औरतों के साथ जाने देने में ठीक है,
जब तक वह इस आदमी के बॉल्स उतार कर फेंक सके जैसे उसने पहले किया था। ये सोच ही सभी मर्दों को डर से पैरालाइज कर देती है, क्योंकि चलो ईमानदार हो जाते हैं, इससे बुरी धमकी कोई नहीं है कि आपके बॉल्स तब तक कुचले जाएं जब तक अंडे टूट ना जाएं। एड्रियन उनको बताता है कि वह पहले उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, उसके सामने घुटने टेकने से मना करके, उसको मॉक करते हुए और उसकी नाइट को इंसल्ट करते हुए भी। वह सही चार्जेस लगाता है और इन मर्दों को रॉयल्टी का अपमान करने के नतीजे के लिए सजा देता है। उसने रॉयल गार्ड्स को बुलाया है, खासकर कार्ल्स को, जो उनको ट्रीजनस इंडिविजुअल्स कहता है। एक ही ऑर्डर पर रॉयल गार्ड्स उन सबको अंदर करने में खुश हैं। एड्रियन एक्साइटमेंट से ऑर्डर देता है, ये इंश्योर करते हुए कि कोई सजा से न बचे। इस एनकाउंटर के बाद प्रिंस को राजा के सामने बुलाया जाता है एक और केओस क्रिएट करने की कोशिश के लिए। 14 नोबल बच्चों को हर पॉसिबल बहाने से अरेस्ट किया गया। राजा गुस्से में है कि उसके बेटे ने रॉयल फैमिली की अथॉरिटी इन्वोक की और विक्टिम्स की फैमिलीज पर सजा लाई, लेकिन 14 फैमिलीज के इन्वॉल्व्ड होने से राजा को सिवियर बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। एड्रियन अपने बाप को अच्छे से जानता है और उसके एग्जैक्ट डर को बुलाता है, हाईलाइट करते हुए कि यह सब लोग आउटकास्ट्स और इरिडीमेबल ट्रैश हैं एनीवे। बल्कि वह अपने बाप को कुछ इंडिविजुअल्स को लेटर भेजने की सलाह देता है, खासकर अरेस्ट किए गए स्कमबैग्स के भाई बहनों को। लड़के की बातें सुनकर राजा उसको जाने का ऑर्डर देता है, जिसे प्रिंस बिना किसी चिंता के मानता है। अब चलो अपनी मेड के साथ उसकी अपॉइंटमेंट पर वापस चलते हैं। एडिलिया को कंफर्ट करने की अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह बेचारी लड़की आंसुओं में टूट रही है, पूछ रही है कि उसने ऐसा क्या गलत किया था। वह एक पपी जैसी है जिसे पुराने प्रिंस ने बर्बादी की हद तक टॉर्चर किया था। उसकी फैमिली प्रॉपर नोबल्स की लिस्ट में भी नहीं है, यहाँ तक कि लियोनबर्ग फैमिली के डिसेंडेंट्स को भी बर्न्स की सिग्निफिकेंस के बारे में नहीं पता था। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री का एक हिस्सा मिटा दिया गया हो। एग्नेस बर्न का पियरलेस कंट्रीब्यूशन अब याद रखने जैसी कोई चीज नहीं है। बायरन फैमिली से सब कुछ खत्म हो गया और फिर भी हमारा लड़का एडिलिया की सोर्ड्समैनशिप में लेटेंट पोटेंशियल क्लियरली देख सकता है। यह औरत एक सीक्रेट एस रैंक है जिसमें क्रेजी लेवल के ट्रेट्स भरे हुए हैं। शुरुआत के लिए बुचर एक ट्रेट है जो खून देखने पर एक्टिवेट होता है। वॉर मेनियक एक और ट्रेट है जो लड़ाई की ऑब्सेस्ड औरत को सिग्निफाई करता है। उसी वक्त मेड में फ्रैजाइल हार्ट और केयरगिवर ट्रेट्स भी हैं जो उसको एक एक्सेलेंट और पैसिव पर्सन बनाते हैं। तो इस मेड के पास अनराइवल्ड सोर्ड्समैनशिप और कॉम्बैट प्रोवेस है, लेकिन उसकी एक भी ट्रेट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती एक बार वह पागल हो जाए। बात इस हद तक पहुंच जाती है कि हमारा लड़का दुनिया पर उसकी कार्नेज अनलीश करने के आइडिया पर भी गौर कर रहा है। आखिर में ये न ट्राई करना वेस्ट होगा क्योंकि वह एक एस रैंक टैलेंट है। चलो स्लेव मेंटालिटी ट्रेट के बारे में बात करते हैं, जिसका बेसिकली मतलब है कि एक सर्वेंट अपने मास्टर की सेवा करने में लॉयल और खुश महसूस करती है। उसको लेवरेज के रूप में इस्तेमाल करते हुए एड्रियन उससे एब्सोल्यूट लॉयल्टी स्वेयर करने की डिमांड करता है। ये एक कंफ्यूजिंग रिक्वेस्ट है क्योंकि वह पहले ही उसकी मेड है, लेकिन एड्रियन क्लैरिफाई करता है कि वह कुछ और चाहता है। वह चाहता है कि वह उसकी नाइट बने और वह चाहता है कि वह अभी ऐसा करे। वह शर्मीली और नाजुक लड़की टूट जाती है, ऐसे महान रोल को लेने से मना करती है, खुद को इनसिग्निफिकेंट मानते हुए। लेकिन हमारा लड़का उसकी फैमिली के बारे में सच्चाई जानता है और उसको एश्योर करता है कि वह उसकी जिम्मेदारी लेगा। इसके बजाय उसको उसके प्रति लॉयल्टी स्वेयर करनी होगी और बिना किसी सवाल के सेवा करनी होगी। स्ट्रैटेजी ये है कि अगर एडिलिया अपनी मैडनेस को अपनी एबिलिटीज से कंट्रोल नहीं कर सकती तो वह उस कंट्रोल को उसको आउटसोर्स कर देगा। पहले वह सोचती है कि क्या वह अपनी फैमिली की जिम्मेदारी लेने के लिए अपने डील के अंत तक जाएगा। प्रिंस की कंफर्मेशन उसको बहुत खुश करती है क्योंकि हमारा लड़का उनको कैपिटल में बुलाने का ऑफर भी करता है ताकि वह उनको कभी भी देख सके। इससे वह बहुत खुश हो जाती है, इतनी खुश कि वह अपनी लॉयल्टी स्वेयर कर देती है। तो बिल्कुल आर्वेन की तरह वह इसको चांट करती है और अपनी जिंदगी भर फर्स्ट प्रिंस की सेवा डिक्लेयर करती है। एड्रियन इस अरेंजमेंट से खुश है और ऑफिशियली उसको एक सर्वेंट डब करता है जो उसके ऑर्डर्स को बिना किसी सवाल के मानेगी। वह तो उसके हाथ पर थपकी भी देता है, उसके चेहरे पर खुशी लाते हुए। लेकिन प्रिंस भी एज पर है, सोच रहा है कि क्या उसने यहाँ सही डिसीजन लिया। एड्रियन उन सारी अफवाहों के बारे में सोचता है जो पैलेस में घूम रही हैं जब से उसने इस शरीर पर कब्जा किया है। लोग उसके हर मूव के बारे में फुसफुसाते हैं कि वह कितना चुप और अनस्टेबल लगता है। वह बात करते हैं कि उससे पहले का बिगड़ा हुआ प्रिंस कैसे हाई रैंकिंग नोबल्स के बच्चों को बुलाता था, उनको पीटता था और मजा करने के लिए डंजन्स में फेंक देता था। फिर नया स्कैंडल है जिसे हर कोई सबसे ज्यादा पसंद करता है कि कैसे उसने एक लोली मेड को अपनी पर्सनल नाइट बनाया, एक ऐसी जिसने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी। एड्रियन जानता है कि वह चाहे कुछ भी करे, लोग उससे नफरत करेंगे क्योंकि शरीर के पिछले ओनर ने जो रेपुटेशन छोड़ी है, यहाँ तक कि उसने जिसे अपनी नाइट चुना उस मेड को भी एक और घटिया रूमर में बदल दिया गया है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि वह अपने कमांड के अंदर एक हारेम बना रहा है। सबसे ज्यादा उसको इस बात से नफरत है कि हर कोई उसकी जिंदगी और उसके चॉइसेस पर अपना अधिकार समझता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक अकेला डिसीजन, एक मेड को नाइट बनाना, इतना बड़ा तूफान बन जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हर कोई उसके फेल होने का इंतजार कर रहा है। वह अपने बाप राजा को गुस्से में इमेजिन करता है और कहता है कि वह फिर से अपने बेटे की गड़बड़ साफ कर रहा है। वह पहले ही अपने मामा को हमेशा की तरह उसका नाम गाली देते हुए सुन सकता है और वह अपने छोटे भाई को उसको मॉक करते हुए, क्लेवर और सुपीरियर एक्ट करते हुए इमेजिन करता है। एड्रियन इन ख्यालों में और गहरे डूब जाता है, फ्रस्ट्रेशन और डर से दबता हुआ।
तब एक और मेड दौड़ती हुई आती है और अनाउंस करती है कि क्वीन आ गई है। एड्रियन तुरंत घबरा जाता है, उसका दिल उछल जाता है, जैसे वह चुपचाप भगवान से उस पर रहम करने और उसको थोड़ा सा ब्रेक देने की भीख मांगता है। एड्रियन सारी बहस और लगातार की अटेंशन से थक चुका है और फिर उसकी माँ उसमें और आग डाल देती है। वह उसको डांटती है, कहती है कि उसको सच में लगा था कि उसने अपना बिहेवियर ठीक कर लिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह अपनी पुरानी घटिया आदतों में वापस गिर रहा है। वह डिक्लेयर करती है कि अब वक्त आ गया है कि वह सोसाइटी में ठीक से कदम रखे और शादी करे। एक बार जब वह अपना जीवन साथी चुन लेगा तो वह कहती है कि वह आखिरकार सेटल हो जाएगा और पागल की तरह इधर उधर भटकना बंद कर देगा। एड्रियन को समझ ही नहीं आता कि वह क्या बात कर रही है, लेकिन क्वीन को परवाह नहीं है। वह किसी भी गुस्से वाली माँ की तरह अपनी आवाज ऊंची करती है और उसको सुनने का ऑर्डर देती है, क्योंकि माँ हमेशा सही होती है। क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि उसकी शादी का वक्त आ गया है तो वह शादी करेगा। इसके साथ वह पलट जाती है और चली जाती है, एड्रियन को शॉक में छोड़ते हुए, जैसे वह वहां खड़ा सोचता है कि उसको आगे क्या करना है। बाद में एड्रियन मेड अडेलिया को बुलाता है, जो क्लियरली नर्वस और टेरिफाइड है, जैसे वह प्रिंस के सामने बैठी है। वह उसको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता है और वह टिमिडली पूछती है कि क्या उसको सच में माना मिलेगा। एड्रियन शांति से कंफर्म करता है कि उसको एक स्पेशल तरह का माना मिलेगा, एक माना हार्ट। फिर वह अपनी खुद की माना यूज करता है और उसके शरीर के अंदर एक हार्ट बनाता है। सोचता है कि यह दुनिया लेजेंडरी सोर्ड क्वीन को कैसे भूल गई है। कम से कम वह उसको नहीं भूला है, उसको हर डिटेल याद है। वह रास्ता जिस पर वह चली, तलवार कैसे उसके हाथों में जिंदा जैसी चलती थी और कैसे उसने उसको एब्सोल्यूट ग्रेस के साथ कमांड किया। वह अडेलिया के अंदर वही डेस्टिनी अवेकन करना चाहता है, क्योंकि वह मानता है कि यह रास्ता उसको बिलोंग करता है। उसको सोर्ड क्वीन के माना हार्ट का पावरफुल रिदम भी याद है, जैसे वह एक बार प्राइड और रिजॉल्व के साथ धड़कता था। माना हार्ट आखिरकार अडेलिया के अंदर शेप ले लेता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करती है कि इम्प्रिंट कंप्लीट और स्टेबल है। अडेलिया अपनी छाती से एक हल्की गोल्डन लाइट ग्लो करते हुए देखती है, पूरी तरह से स्टन्ड। वह डिसबिलीफ में फुसफुसाती है, पूछती है कि क्या यह सच में माना की ताकत है। जब प्रोसेस खत्म होता है, एड्रियन एक्सप्लेन करता है कि उसने जो देखा वह माना हार्ट बनाने का रिफाइनमेंट मेथड है। वह उसको कहता है कि जब भी वो कर सके तो खुद से प्रैक्टिस करे। अचानक एडेलिया एंग्शियस हो जाती है, लेकिन उसकी चिंता तब बदल जाती है जब एड्रियन जमीन पे गिर जाता है। उसके घुटने छिल जाते हैं। माना हार्ट बनाने के स्ट्रेस ने उसको पूरी तरह से ड्रेन कर दिया है। वह उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वह उसकी मदद लेने से मना कर देता है। उसको हल्के में लेते हुए कहता है कि वह बस थोड़ा थक गया है। एडेलिया हेजिटेट करती है, फिर चुपचाप पूछती है कि उसके जैसा इंसान उसके जैसी लोली मेड को कैसे चुन सकता है। एड्रियन के पास सवालों के लिए और सब्र नहीं है और उसको जाने को कहता है। जब वह नहीं हिलती तो वह पलटता है और पूछता है कि वह उसको एक खोए हुए पपी की तरह क्यों घूर रही है। एडेलिया जल्दी से अपना सिर झुका लेती है, डर को रिस्पेक्ट के साथ मिलाकर, और कसम खाती है कि वह उसकी जिंदगी भर एब्सोल्यूट लॉयल्टी के साथ सेवा करेगी। जवाब एड्रियन को सेटिस्फाइड करता है। वह उसको याद दिलाता है कि वह कभी न भूले कि वह उसका मास्टर है, और एडेलिया उन शब्दों को ऑनर के बैज के रूप में लेती है। फिर भी जैसे एड्रियन पलटता है, एडेलिया चुपचाप अपने आप से सोचती है कि वह शायद उस प्रॉमिस को उस तरीके से याद न रखे जैसा वह एक्सपेक्ट करता है। कुछ दिन बाद कार्ल्स प्रिंस को बर्नार्डो इलाई के बारे में रिपोर्ट करने आता है। वह एक्सप्लेन करता है कि उसने रिसेंटली सुना है कि बर्नार्डो को रॉयल गार्ड ने एक रिसेंट इंसिडेंट में विटनेस के रूप में पकड़ लिया है और ऑफिशियल ऑर्डर्स के मुताबिक स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं ताकि कोई ट्रायल से पहले उससे मिल न सके। एड्रियन पजल्ड महसूस करता है कि इस दुनिया में ट्रायल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और वह कैजुअली पूछता है कि क्या उसको भी एक में अटेंड करना पड़ेगा। उसका नाइट शांति से जवाब देता है कि रॉयल्टी कभी विटनेस नहीं बनती। राहत एड्रियन को एक छूटी हुई सांस की तरह लगती है, लेकिन इससे वह अनईजी भी हो जाता है। वह रियलाइज करता है कि वह इस पूरे ट्रायल को अचानक बहुत बड़ी डील बना रहे हैं। कॉन्वर्सेशन के दौरान एड्रियन का ध्यान अडेलिया की तरफ जाता है। वह उसको सीधे देखता है और पूछता है कि उसको हाल ही में कैसा महसूस हो रहा है। वह बेचारी लड़की हैरानी से फ्रीज हो जाती है, क्लियरली उसकी चिंता की उम्मीद नहीं कर रही थी। एड्रियन फिर उससे माना के बारे में पूछता है कि क्या वह स्टेबलाइज हो गया है या नहीं। अडेलिया खुद को संभालती है और जवाब देती है कि हाँ। यह सुनकर एड्रियन बिना किसी झिझक के खड़ा हो जाता है और डिक्लेयर करता है कि अब से वह उसके साथ ट्रेनिंग में शामिल होगी। वह उसको कपड़े बदलने और ट्रेनिंग ग्राउंड पर मिलने को कहता है और क्लीनिंग रैक को पीछे छोड़ने को कहता है, क्योंकि इस पल से वह एक नाइट है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर एड्रियन अपना शरीर स्ट्रेच करना शुरू करता है, धीरे और रिलैक्स्ड। इससे पहले कि वह अपनी रूटीन में सेटल हो सके, कोई उसको इंटरप्ट करता है। यह उसका मामा है, बेलहार्ड। वह एक सवाल पूछता है और एड्रियन तेज सांस के साथ जवाब देता है। क्लियरली आज उससे डील करने में अनइंटरेस्टेड है। उसका ध्यान कहीं और है, एक लड़की पर जो फील्ड में दौड़ने में स्ट्रगल कर रही है। एड्रियन अपने मामा से पूछता है कि क्या उसने अफवाहें सुनी हैं, फिर ओपनली कहता है कि वह उसको नाइट बना रहा है। शब्दों से तुरंत बेलहार्ड गुस्से में आ जाता है, हमेशा की तरह। वह भड़कता है, एड्रियन पर इल्जाम लगाता है कि वह एक मेडन को रेकलेसली नाइटहुड में फोर्स कर रहा है और अपने टाइम को बेवकूफ आइडियाज पर वेस्ट कर रहा है। एड्रियन पलटकर जवाब देता है, उसको अपने अफेयर्स में दखल न देने को कहता है, जैसे वह हमेशा करता है। उनकी बहस और तेज हो जाती है, तेज शब्द इधर उधर उड़ते हुए, जब तक एडेलिया आखिरकार अपना 10वां लैप पूरा नहीं कर लेती और जमीन पर गिर जाती है। बेलहार्ड उस पर एक नजर भी नहीं डालता। एडेलिया हांफती और कांपती हुई
अपॉलॉजी करना शुरू करती है, इतनी घटिया रनर होने के लिए माफ करने की भीख मांगती है। एड्रियन तुरंत उसको भूल जाने को कहता है। वह आगे बढ़ता है और उसके हाथों में एक लकड़ी की तलवार रखता है, एक्सप्लेन करते हुए कि आज वह उसको सिर्फ बेसिक स्टांसेस सिखाएगा। वह कुछ सिंपल मूवमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट करता है, स्टेडी और प्रिसाइज। फिर अडीलिया को खुद ट्राई करने को कहता है। जो अगले होता है वह सबको फ्रीज कर देता है। एक स्किल्ड बैलेट डांसर की तरह अडीलिया मूव करना शुरू करती है। उसके कदम स्मूथली फ्लो करते हैं, उसका पोस्चर परफेक्ट। उसकी तलवार हर मूवमेंट को हैरान करने वाली ग्रेस के साथ फॉलो करती है। दोनों बेलहार्ड और एड्रियन चुपचाप खड़े हैं, डिसबिलीफ में घूरते हुए। उसने उसकी टेक्निक्स को सिर्फ एक बार देखने के बाद फ्लॉलेसली रिक्रिएट कर दिया। जब वह खत्म करती है तो वह उसकी तरफ देखती है और धीरे से पूछती है कि क्या उसने सही किया। एड्रियन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस होती है। पहली बार डर उसको पकड़ता है। इस रेट पर वह उसको बहुत जल्दी सरपास कर सकती है। वह फिर दूसरी तरफ मुड़ता है और उसको बस एक। वह कड़वाहट से सोचता है कि कंट्रोल तभी काम करता है जब कमजोर ताकतवर से डरते हैं, और अगर वह उससे आगे बढ़ जाती है तो वह डेंजरस हो सकती है। लेकिन उसके ख्याल टूट जाते हैं जब वह देखता है कि बेलहार्ट अडीलिया को अपनी आंखों में एक ग्रीडी चमक के साथ देख रहा है। एड्रियन करीब आता है और अपने मामा को नजस करता है, उसको खुद को शांत करने और उसके बारे में कोई घटिया आइडिया न रखने की चेतावनी देता है। बेलहार्ट सिर्फ स्मर्क करता है और उसको मॉक करता है, कहता है कि एड्रियन अभी भी एक नॉविस है जिसने सिर्फ कुछ महीने ही तलवार पकड़ी है और उसके जैसा इंसान ऐसी ओवरवेलमिंग पोटेंशियल को हैंडल नहीं कर सकता। यहीं पर एड्रियन लाइन खींचता है, नीचा दिखाए जाने से मना करता है। उसका माना हार्ट जिंदगी से भरपूर हो जाता है, वही हार्ट जो जायंट किंग की गहराई रखता है, लाइट ड्रैगन। और ऐसे बीइंग्स जिन्होंने अनगिनत जिंदगियों के खून से गहरी प्यास बुझाई थी। उसकी रूह का एक हिस्सा उसके गुस्से का जवाब देता है और उसके कमांड पर उठता है। लाल फ्लेम्स उसके शरीर के चारों तरफ लिपट जाती हैं, जैसे उसकी प्रेजेंस बाहर की तरफ एक्सप्लोड करती है। वह बेलहार्ट को कोल्ड अथॉरिटी से घूरता है। उसकी आवाज भारी और फाइनल है, जैसे वह डिक्लेयर करता है कि अडीलिया उसको बिलोंग करती है। एड्रियन अपने मामा को चेतावनी देता है कि वह अडीलिया को न देखे या उसके बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि उसको सच में नफरत है जब कोई उस चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश करता है जो उसको बिलोंग नहीं करती। उस पल में उसको अचानक एहसास होता है कि उसकी रियलिटी की सेंस फिसल रही है। उसकी अवेयरनेस ठंडी और अंधेरे से भरी एक अजीब स्टेट में गायब हो जाती है, जहां वह न तो जिंदगी महसूस कर सकता है और न ही मौत। वह तुरंत खतरे को समझता है। इस रेट पर उसका शरीर तलवार के साथ मर्ज हो जाएगा और उसकी रूह को डिमोनिक ब्लेड ब्लैक हॉर्न निगल जाएगी। एड्रियन जानता है कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता। वह पोल के खिलाफ लड़ता है, अपने इनर डीमंस का सामना करता है और डिमोनिक पावर को वापस उसके केज में फोर्स करता है। धीरे धीरे वह प्रिंस एड्रियन के रूप में वापस खुद में आता है, बिल्कुल सही वक्त पर अपने मामा की स्पीच के अंत को पकड़ने के लिए। मामा शानदार तरीके से बोलता है कि कैसे एक ऑर्डिनरी नाइट 1000 सोल्जर्स की जिंदगियां बचा सकती है और कैसे एक सिंगल आउटस्टैंडिंग नाइट हंड्रेड्स और ज्यादा को प्रोटेक्ट कर सकती है। एड्रियन मुश्किल से सुनता है। उसके लिए उसका मामा अब सिर्फ फैमिली नहीं है, बल्कि महान फ्रंटियर कमांडर है। वह आदमी जो लाशों और जंग के बीच सेनाएं लीड करता है। फिर भी एड्रियन को लेक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी इंडिफरेंस मामा को फिर से इरिटेट करती है और वह लड़के पर भड़कना शुरू कर देता है। तब अडेलिया आखिरकार अपने लिए बोलती है। वह डिक्लेयर करती है कि उसका शरीर और रूह एड्रियन को बिलोंग करते हैं और वह मामा की बातें नहीं मानेगी। एड्रियन को उसके रिजॉल्व पर गर्व की एक चमक महसूस होती है और अपने मामा की तरफ स्मर्क करता है। वह शांति से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग का ओरिजिनल गोल बस उसको वजन कम करने में मदद करना था, और अब जब वह इतनी दूर आ गई है तो उसको और कुछ सिखाने को नहीं है। वह अपने मामा को जाने और उसके बिजनेस में दखल न देने को कहता है। मामा गुस्से में चला जाता है, सख्त और क्लियरली इरिटेटेड। उस दिन के बाद भी वह पैलेस बिना रुके विजिट करता रहता है, एडिलिया को देखता हुआ और उनकी ट्रेनिंग को दूर से ऑब्जर्व करता हुआ। क्योंकि एड्रियन ने उसको सख्ती से अंदर आने या दखल देने से मना किया है, मामा कुछ नहीं कर सकता सिवाय देखने के। उस एरोगेंट आदमी को चुपचाप स्ट्रगल करते हुए देखना एड्रियन के लिए अजीब तरीके से एंटरटेनिंग हो जाता है। कुछ ही देर में एडिलिया फिर से तलवार के साथ अपना स्टांस लेती है और एड्रियन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने पहले ही तलवार का रेनेसांस सीख लिया है। वह उसकी तारीफ करता है, उसकी प्रोग्रेस से सच में खुश है और पहली बार एडेलिया खुद गर्व महसूस करती है। शांति का पल ज्यादा देर तक नहीं रहता। मामा फिर से इंटरप्ट करता है और पूछता है कि क्या एड्रियन ने उसको माना हार्ट भी सिखाया है। जब एड्रियन कंफर्म करता है तो मामा का गुस्सा फट जाता है। वह चिल्लाना शुरू करता है। एड्रियन पे इल्जाम लगाता है कि उसको बेवकूफ ट्रैवल ट्रिक्स सिखाया है अपने पास रखने के बजाय। एड्रियन तेजी से पलटता है और उसको तुरंत जाने का ऑर्डर देता है। मामा उसको गाली देता है, क्लेम करता है कि एक कहीं बेहतर रास्ता था और एडिलिया में इमेजिनेशन से परे पोटेंशियल थी जिसे एड्रियन ने अब बर्बाद कर दिया है। एड्रियन शांति से रहता है और अपने बॉडीगार्ड को मामा को बाहर ले जाने को कहता है। मामा एक लोली गार्ड द्वारा छुए जाने से मना करता है और खुद ही गुस्से में बाहर चला जाता है। टेंशन खत्म होने के बाद एडिलिया चुपचाप एड्रियन से पूछती है कि क्या वह टेक्निक्स जो वह सीख रही है सच में सिर्फ पेटी ट्रिक्स हैं। एड्रियन मजबूती से मना करता है। वह उसको कहता है कि उसका मामा नहीं समझता कि वह क्या बात कर रहा है।
सच्चाई वह एक्सप्लेन करता है ये है कि इस मॉडर्न ईरा के लोग पूरी तरह से भूल गए हैं कि एक असली माना हार्ट सच में क्या होता है। अगर वह नहीं भूलते तो वह उसको टूटे हुए जूतों की जोड़ी की तरह कभी नहीं फेंकते। शांत निश्चितता के साथ एड्रियन कसम खाता है कि वह जल्द ही माना की असली ताकत खोज लेगी। बाद में ट्रेनिंग ग्राउंड पर मामा वापस आता है और एड्रियन के सामने एक लकड़ी की तलवार रखता है। उसको खुद को प्रूव करने की डिमांड करता है। मामा डिक्लेयर करता है कि वह सिर्फ एक सिंगल रिंग यूज करेगा और अगर एड्रियन उसको आधा कदम भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है तो वह आखिरकार एड्रियन के नॉलेज और पावर को एक्नॉलेज करेगा। एड्रियन तलवार उठाता है और शांति से पूछता है कि बेट क्या है। मामा जवाब देता है कि अगर एड्रियन जीतता है तो वह उसको एक विश देगा, कुछ भी जो वह चाहे, यहाँ तक कि फैमिली की सीक्रेट टेक्निक्स भी। ये वह नहीं है जो एड्रियन सच में चाहता है, लेकिन फिलहाल वह बिना किसी झिझक के टर्म्स एक्सेप्ट करता है। एड्रियन तुरंत आगे बढ़ता है, सीधा अपने मामा के गले पर निशाना लगाते हुए। मामा सिर्फ स्मर्क करता है और कहता है कि ये ऑब्वियस था कि एड्रियन गले पर जाएगा। बिल्कुल जैसा प्रिडिक्ट किया था, एड्रियन फिर से मामा के गले पर अटैक करता है और बार बार। हर स्ट्राइक तेज और शार्प है, लेकिन मामा हर एक को आसानी से डॉज करता है। वह एफर्टलेसली मूव करता है, अटैक्स को अवॉइड करते हुए, जब तक वह आखिरकार एड्रियन की तलवार को ब्लॉक नहीं कर देता और उसको हल्के से पीछे धकेल देता है। पूछता है कि क्या बस इतना ही है उसके पास। वह फिर एड्रियन को पीछे धकेलता है और उसको मॉक करता है। पूछता है कि क्या उसने पहले ही हार मान ली है। एड्रियन दांत पीसता है। वह जिद्दी है और उसको उसका मामा अनबेरेबल अनोइंग लगता है, लेकिन वह एक चीज से इनकार नहीं कर सकता। उसका मामा डरावना तरीके से स्ट्रांग और स्मार्ट है। वह उस पल का इंतजार कर रहा है जब एड्रियन अपनी माना निकालेगा, क्योंकि तभी वह और ज्यादा क्रशिंग डिफीट दे सकता है। इस सोच के साथ वह खुद से बात करना शुरू करता है। अजीब लगता है कि 400 साल पहले अनगिनत माना हार्ट्स थे और जिन नाइट्स के पास माना हार्ट था उन्होंने अनबिलीवेबल फीट्स अचीव किए। फिर भी जब एक थोड़ी यूजफुल स्किल बाद में आई तो हर किसी ने माना हार्ट को भूलकर उस नई स्किल को अडेप्ट कर लिया। वक्त के साथ लोगों को विश्वास होने लगा कि माना चेन टेक्निक माना मैनेजमेंट का माना हार्ट से कहीं ज्यादा सुपीरियर मेथड है। बेलहार्ड उसको बड़बड़ाते हुए सुनता है और पूछता है कि वह असल में क्या कहना चाहता है। एड्रियन शांति से जवाब देता है कि वह इस बिलीफ से पूरी तरह डिसएग्री करता है और कि कंपैरिजन ही फ्लॉड है। एड्रियन कहता है कि माना हार्ट कभी कमजोर नहीं था, हमेशा से ओनर ही कमजोर था। वह क्लियरली कहता है कि सभी माना हार्ट्स फ्रैजाइल या इंफीरियर नहीं होते। वह फिर बेलहार्ड से पूछता है कि क्या उसने कभी हीरोइक मार्शल पोएम के बारे में सुना है। बेलहार्ड उस पर भड़कता है और उसको चुप रहने को कहता है कि ट्रेनिंग ग्राउंड ब्लोज और सोर्ड्स का आदान प्रदान करने की जगह है, गाने और पोएम्स की नहीं। एड्रियन सिर्फ स्मर्क करता है और उसको कहता है कि वह बेवकूफ है जो माना हार्ट को लो लेवल टेक्निक कहता है। इसके साथ एड्रियन वह पोएम रिसाइट करना शुरू करता है जो उसकी छाती में गहरे तक खुदी हुई है। वह 20 ट्रेनीज के खिलाफ 100 जंग जीतने का गाना गाता है जो सब हीरोइक मार्शल वॉरियर्स बनने का सपना देखते थे। जैसे शब्द फ्लो करते हैं, हीरोइक मार्शल पोएम आकर लेती है। हर लाइन जो वह रिसाइट करता है उससे उसके अंदर पावर बढ़ने लगती है। उन जीतों की ताकत उसके शरीर में, उसके हाथों में और आखिरकार उसकी ब्लेड में दौड़ती है। धीरे धीरे उसकी तलवार चमकने लगती है, पोएम का जवाब अपनी खुद की बढ़ती हुई लाइट से देते हुए। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाती है कि पोएम ऑफ स्पारिंग के इफेक्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं और माना एड्रियन के चारों तरफ फ्लो कर रही है। लेकिन बेलहार्ड अनइम्प्रेस्ड रहता है, कहता है कि एड्रियन चाहे कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक एड्रियन माना हार्ट पर डिपेंड करता है वह माना चेन को सरपास नहीं कर सकता। एड्रियन अपने मामा पर चार्ज करता है और बेलहार्ड अपनी तलवार से एफर्टलेसली डॉज करता है। रिंग की माना हार्ट के फ्लो को पीछे धकेलती है जिससे एड्रियन थोड़ा पीछे उड़ता है। लेकिन सच में पोएम में मास्टरी हासिल करने के लिए एड्रियन ने 100 से ज्यादा बार ट्रेनिंग की है और रिंग की माना को 1000 से ज्यादा बार सहा है। उन 100 मैचेस के दौरान उसने अपोजिंग माना की 1000 वेव्स एक्सपीरियंस की। वह अपनी तलवार से नीचे स्ट्राइक करता है, स्टेंड से की पावर अनलीश करते हुए। उसकी ब्लेड अब पूरी तरह से प्रेजेंटेबल लगती है। लेकिन जब वह फिर से अटैक करता है, बेलहार्ड एक बार फिर डॉज करता है। एड्रियन दबाव बनाता है, बार बार स्ट्राइक करता है और पहली बार बेल कहता है। हार्ड को चिंता होने लगती है। बेलहार्ड अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करता है एड्रियन को पीछे धकेलने के लिए। वह एड्रियन को कहता है कि वह एरोगेंट है जो क्लेम करता है कि सभी माना हार्ट्स इक्वल नहीं होते। वह अपनी तलवार जमीन में दे मारता है जिससे एक एक्सप्लोजन होता है जो एड्रियन को दीवार से पीछे फेंक देता है। बेलहार्ड अनाउंस करता है कि वह इस लड़ाई से बोर हो गया है और डिक्लेयर करता है कि यह खत्म हो गई है क्योंकि वह पहले ही जीत गया है। एड्रियन हावेवर रियलाइज करता है कि एक कॉमन रैंक पर हीरोइक मार्शल पॉइंट्स अकेले इनएफिशिएंट है। वह अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खड़ा होता है और 400 साल पहले की हिस्ट्री सुनाना शुरू करता है। वह एक्सप्लेन करता है कि नाइट्स ने एक क्रिटिकल गलती की थी। उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स के लिए कोई दुश्मन नहीं छोड़ा। उनको विश्वास था कि उनकी कहानियां, तलवार टेक्निक्स, हार्ट की धड़कन और उनकी जीतों की पोएम्स इंटैक्ट पास डाउन होंगी। लेकिन इस नई दुनिया ने ड्रैगन्स और जायंट किंग्स के गाने भुला दिए हैं। उनको इतने बेतुके मिथ्स में बदल दिया है कि वह सच नहीं हो सकते। बेलहार्ड बिल्कुल नहीं सुनता। उसको लगता है एड्रियन डे ड्रीम कर रहा है और उसको एक शब्द भी समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। एड्रियन गेम्स से थक जाता है और अपने मामा को एक एरोगेंट और फूलिश नाइट सोचता है। अचानक तलवार के डीमन ब्लैक हॉर्न का अंधेरा एड्रियन की आंखों के ऊपर तूफान की तरह उठता है।
वह डिक्लेयर करता है कि अगर बेलहार्ड असली ताकत नहीं समझता तो वह उसको सिखाएगा। डीमन हैंड्स आइड्रियन के शरीर और दिमाग को पूरी तरह कंज्यूम कर लेते हैं। वह ड्रैगन स्लिंग पोएम चांट करना शुरू करता है। उसका शरीर इमेंस पावर के नीचे स्ट्रेन करता है। गाने के कुछ पार्ट्स उसके लोअर रैंक की वजह से छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन एक पावरफुल वर्स बचा रहता है। आइड्रियन मांट्रा को बार बार रिपीट करता है। इस वर्स की शेयर एनर्जी बेलहार्ड को जोर से टकराती है। आइड्रियन अटैक करता है और बेलहार्ड रियलाइज करता है कि अगर यह चलता रहा तो वह मर सकता है। एक और एक्सप्लोजन होता है, आइड्रियन को पीछे जमीन पर फेंक देते हुए। जब धूल बैठती है, बेलहार्ड रिवील करता है कि वह प्रॉमिस्ड सिंगल माइनर रिंग यूज नहीं कर रहा है, बल्कि रिंग्स का पूरा पेंटागन। आइड्रियन हावेवर चारों रिंग्स एक्टिव होने पर भी थ्रिल्ड है। उसकी तलवार अनटच्ड है, माना हार्ट की पावर से रिंग की माना को काटते हुए। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है, बेलहार्ड को स्टन्ड और कंफ्यूज छोड़ते हुए। बेलहार्ड को उम्मीद थी कि रिंग की माना हार्ट को सरपास करेगी, लेकिन वह नहीं कर पाई। आइड्रियन सीधे अपने मामा की तरफ देखता है और शांति और मजबूती से डिक्लेयर करता है कि वह हार गया है। बाद में ड्रैगन का गाना और तलवार आइड्रियन के नाजुक इंसानी शरीर को पीटती है। वह शीट्स को नोचता है, दांत पीसकर उस कमीने गेस्टा सैंक्टोरम को गाली देते हुए। बाद में एड्रियन जानता है कि यह दर्द गेस्टा सैंक्टोरम की पावर को जबरदस्ती निकालने की कीमत है। डिकैपिटेटेड ड्रैगन की पोएम। उसका शरीर अब चेथड़ों में है, लेकिन वह जानता है कि यह हर रिस्क के लायक है। यह उसका पहला मार्शल फीट है जिसे उसने पूरी तरह खुद बुनाया है और उसको इस पर गर्व महसूस होता है। वह पोएम को अपने दिल से बार बार रिसाइट करता है। सिस्टम दिखाता है कि उसकी गॉड ऑफ ड्यूअल्स की रैंक थोड़ी बढ़ गई है और उसको लगता है कि यह थर्ड प्रिंस के साथ ड्यूअल के लिए काफी होगा। अचानक एडेलिया उसको इंटरप्ट करती है, खुशी से, क्योंकि उसको आखिरकार होश आ गया है। वह उसको बताती है कि कैसे उसके बेहोश होने के बाद क्वीन बेलहार्ड पर गुस्से में थी और यह पहली बार था जब उसने उसको इतना गुस्से में देखा था। अंदर ही अंदर एड्रियन थोड़ा खुश महसूस करता है, सोचता है कि उसके मामा को क्वीन से डांट मिलना सही था। एडेलिया उसको यह भी बताती है कि बेलहार्ड ने कहा था कि एड्रियन के जागते ही उसको इन्फॉर्म किया जाए। एड्रियन को यह आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन वह लेट जाता है। उसको कहता है कि वह बस इतनी देर के लिए जागा है कि उसको पता चल जाए और वह आराम करना चाहता है। वह जानता है कि अगर उसने जेस्टा सैंक्टोरम के एक्सेसिव यूज से डैमेज्ड स्पिरिट को ठीक से रिकवर नहीं किया तो उसको एक टेरिबल प्राइस चुकानी पड़ेगी। पास्ट की रियलिटीज की यादें केओस में मिल जाएंगी और आखिरकार उसके दिमाग में रियलिटी की बाउंड्री कोलैप्स हो जाएगी। वह एक पागल आदमी बन जाएगा, किसी काम का नहीं, फिर से तलवार की यादों में फंसा हुआ। उस गड्ढे के बारे में सोचकर ही वह कांप जाता है, क्योंकि यह सबसे बुरी किस्मत है जो वह इमेजिन कर सकता है। फिर वह एडेलिया को उसकी पूर्वज एग्नेस बैरन के बारे में बताता है, एक लेजेंडरी सोर्ड्समैन, और कैसे उसको गेस्टा सैंक्टोरम की पावर्स इनहेरिट करने में सक्षम होना चाहिए। एडेलिया इमेजिन करती है कि उसकी पूर्वज कितनी इनक्रेडिबल रही होगी। एड्रियन एक्सप्लेन करता है कि पोएम से पूरा फायदा उठाने के लिए उसको आज से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसने उससे पूछा कि वह सच में क्या सीखना चाहती है। एडेलिया इस सवाल से स्टन्ड है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह हेजिटेट करती है, बार बार हकलाती है। आखिरकार वह अपने दिल की बात बोल देती है, डिक्लेयर करती है कि वह एड्रियन की तलवार बनना चाहती है। यह सुनकर एड्रियन फ्रीज हो जाता है, उसके शब्दों से पूरी तरह से स्टन्ड। अपेरेंटली कुछ गेस्ट्स टू सैंक्टोरम ड्राइविंग ट्रम्पेट की आवाज के साथ शुरू होते हैं, जबकि दूसरे एक प्लेन पर पहले कदम के साथ शुरू होते हैं। कुछ एक दिल से की गई ओथ के साथ शुरू होते हैं, बिल्कुल उस ओथ की तरह जो एडेलिया अभी एड्रियन के सामने ले रही है। वह उसके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने की कसम खाती है और उसके लिए अपनी हर चीज 5 चीजों में डेडिकेट करने की कसम खाती है। सिस्टम दिखाता है कि वह सबऑर्डिनेशन का एक पॉइंट ऑफर कर रही है। एड्रियन उसकी पावर और प्रेजेंस को महसूस करता है, रियलाइज करता है कि यह एडेलिया का जेस्टा सैंक्टोरम है। कुछ गेस्ट टू सैंक्टोरम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं और इस केस में एक नया गेस्ट ऑफ सैंक्टोरम बनता है, डोमिनेशन का एक पॉइंट क्रिएट करते हुए। सबऑर्डिनेशन का पॉइंट एक मास्टर और सर्वेंट के बीच का लिंक है और एड्रियन स्टन्ड है। सोर्ड क्वीन की डिसेंडेंट ने सबऑर्डिनेशन का यह रूप उसके सामने कंसीव किया है, उसको एक ऐसा चमत्कार देते हुए जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। वह मुस्कुराता है, उन सारी पावर्स के बारे में सोचता है जो उसके पास अब होंगी। जब तक एडेलिया की सबऑर्डिनेशन उसको टारगेट करती है, उसकी ग्रोथ से उसके खुद के काम को भी फायदा होगा। वह उसकी काइंडनेस के लिए उसको शुक्रिया कहता है और एडेलिया उसको एडमिरेशन से देखती है। एड्रियन अभी नहीं जानता कि वह उसको किस तरह की मदद या फायदा देगी, लेकिन वह फ्यूचर के बारे में सर्टेन महसूस करता है। कुछ दिन बाद एड्रियन किंगडम में है, बोर होकर। उसकी माँ उसके पास आती है, पूछती है कि क्या उसको थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। एड्रियन को सवाल किया जाना पसंद नहीं है और वह उन लोगों से डील करने में स्ट्रगल करता है जिन्हें शरीर के ओरिजिनल ओनर ने बहुत प्यार किया था। वह अपनी माँ के साथ भी उतना ही ऑकवर्ड है, जो थोड़ी हारी हुई लगती है। वह पूछती है कि क्या वह अपने मामा से नफरत करता है और फिर उसको कवर करने की कोशिश करती है। कहती है कि उसका सच में नुकसान करने का इरादा नहीं है, तो भले ही एड्रियन के हार्ड फीलिंग्स हैं, उसको बस उन्हें झटक देना चाहिए। जब एड्रियन जवाब देता है कि उसको वैसा महसूस नहीं होता, वह चिल्लाती है कि उसको जरूर करना चाहिए। एड्रियन कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि वह उससे सच में क्या चाहती है। जब से उसने उस दिन अपनी प्राइड और एरोगेंस को उड़ा दिया था, तब से उसके लिए एंड्योर करना मुश्किल हो गया है। उस दिन उसने अपने मामा के दिमाग में एक हार्ड डीमन प्लांट किया था। अगर बेलहार्ड उसको ओवरकम नहीं कर पाया तो डीमन बढ़ेगा और वह अपनी प्राउड मार्शल पावर्स खो देगा।
एड्रियन को अपने मामा के लिए कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं है, वह उसका खुद का नुकसान होगा। उसकी माँ कहती है कि उसके मामा ने अपनी पूरी जिंदगी तलवार के करीब गुजारी है, जिससे वह क्लमजी और रफ माइंडेड बन गया है। लेकिन रिसेंटली बेलहार्ड को एड्रियन पसंद लगता है और उसने खुद राजा को उसकी कन्फाइनमेंट जल्दी उठाने के लिए परसुएड किया। जैसे ही वह उठाई गई, एड्रियन ने टेम्पर टैंट्रम किया, अपने मामा को मुश्किल पोजीशन में डालते हुए। एड्रियन तब रियलाइज करता है कि उसके मामा के पास गुस्से होने के लेजिटिमेट रीजंस थे, फिर भी वह एक बिगड़े हुए अनग्रेटफुल ब्रैट की तरह एक्ट करता है। सोचता है उसने उसके लिए किया ही क्या था। रिकवरी के दौरान निकोलो मार्चेदल नाम के एक पुराने स्कॉलर को उसके ट्यूटर के रूप में बुलाया गया। नेचुरली एड्रियन लियोनबर्गर ने साथ देने से मना कर दिया। पुराने स्कॉलर कार्ल्स और अडेलिया ने देखा जैसे प्रिंस जमीन पर लोटपोट होकर टैंट्रम फेंक रहा था। निकोलो ने उसको कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स देने की कोशिश की, लेकिन बिगड़े हुए प्रिंस ने इसको गलत तरीके से लिया। एक बार जब वह थोड़ा शांत हुआ, एड्रियन ने जोर दिया कि लेसन की कोई जरूरत नहीं है जब उसको पहले ही सब कुछ पता है जो उसको पता होना चाहिए। क्योंकि उसको वैसा ही लगता है, निकोलो ने एक ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किया। वह बस साथ में घूम सकते थे और कई टॉपिक्स पे बात कर सकते थे। अगर वह प्रूव कर सकता था कि उसको मदद की जरूरत नहीं है, तो स्कॉलर ने प्रॉमिस किया कि वह फिर कभी विजिट नहीं करेगा। दिन के अंत तक प्रिंस पैशन से भरा हुआ था, जैसे वह इंसान की नेचर के बारे में एकेडमिक डिबेट्स में ओपनली हिस्सा ले रहा था। निकोलो ने उसको एक किताब भी सजेस्ट की पढ़ने के लिए उस टॉपिक पर जिसमें वह गहरे तक घुसे थे। इस टेक्स्ट में रूलर और सब्जेक्ट के बीच के रिश्ते को एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। मोनार्क्स मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का एक हिस्सा पावर की कीज को प्रोवाइड करते हैं और पावर की कीज लॉयल्टी के थ्रू मोनार्क को थ्रोन पर रखती है। ग्रूहन के रूप में जितने साल वह जिया है, एड्रियन को यह विश्वास होने लगा था कि रिश्ते गिव एंड टेक पर बेस्ड होने चाहिए। उससे पहले कि वह जानता, पूरा दिन बीत चुका था। पुराने स्कॉलर ने डेस्क को ठीक किया और सेशन खत्म किया। जब निकोलो ने अलविदा कहा, प्रिंस का चेहरा मुस्कुराहट से चमक रहा था। उसने कभी इतना मजा नहीं किया था सिर्फ बातें करते हुए। जैसे ही उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, एड्रियन को एहसास हुआ कि क्या हुआ। उसको अभी अभी उसकी मर्जी के खिलाफ एक पूरी तरह से लेक्चर अटेंड करने पर मजबूर किया गया था। पुराना आदमी काफी चालाक था, लेकिन निकोलो भी पहले प्रिंस से सरप्राइज था। लड़का अफवाहों में जैसे उसको डिपिक्ट किया गया था, उससे बहुत अलग था। ट्रेनिंग से फॉरबिडन और निकोलो के लेसन से फ्री, प्रिंस का स्केड्यूल दिन के लिए क्लियर था और वह बोर हो रहा था। इससे पहले कि वह अपनी लाइफ चॉइसेस और बेड रॉट के बारे में दुखी होता, एक गेस्ट यानी उसका मामा बेल बॉलरहार्ड उसको खड़ा कर देता है। अडेलिया ने उंच को अंदर बुलाया। पिछले स्पारिंग मैच को कुछ दिन हो गए हैं। बेल घटिया लग रहा था। वह अपने नेफेरियस भतीजे द्वारा प्लांट किए गए इनर डीमन को ओवरकम नहीं कर पाया है। आज यूएनसी सिर्फ अपनी अपॉलॉजीज कहने आया था। उसने खुद से किया हुआ वादा तोड़ा था और उसके लिए प्रिंस को एक बड़ी चोट पहुंचाई थी। वह कोई बहाना नहीं बनाएगा। भले ही एड्रियन की इंजरीज ओवर एक्सर्शन के दर्दनाक फल थे, उसके मामा को रॉयल्टी को चोट पहुंचाने की मुश्किलों पर दुखी होना पड़ा होगा। अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए अंकल बेल ने लड़के को कुछ भी देने का ऑफर किया जो वह मांग सकता था। अगर उसने गलती नहीं की होती तो उसको निकाल दिया जाता। अगर उसको स्कोर सेटल करने के लिए अपनी आंखें या हाथ छोटे पड़ते हैं तो वह देगा। आखिर में एड्रियन टीरियन को इस टैलेंटेड आदमी पर तरस आया जो ऐसे मामूली इनर डीमन में फंसा हुआ था और उसने जेनरस होने का फैसला किया। पहले प्रिंस ने अपनी डिमांड बताई। वह बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता था। उसकी फोर्स्ड कन्फाइनमेंट पीरियड खत्म हो गई है तो उसको जाने के लिए फ्री होना चाहिए। लेकिन प्रिंस एक दिन की ट्रिप की बात नहीं कर रहा था। वह कैपिटल से बहुत दूर घूमने का प्लान करता है। स्केड्यूल सेट करने में वक्त लगेगा और वह बहुत दूर भी एम नहीं कर सकते। बेल ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और तुरंत काम पर लग गया इसको पूरा करने के लिए। उसके मामा के जाने के बाद प्रिंस रूम में कार्ल्स के साथ अकेला रह गया। उसको लगा था कि बॉस कुछ और अनरीजनेबल डिमांड करेगा। हर दिन एक काउंट का फेवर नहीं मिलता है आखिरकार। फ्रैंकली एड्रियन बस चाहता था कि पुराना आदमी इतना स्टिफ और पैथेटिक एक्ट करना बंद करे, तो उसने कुछ मैनेजेबल मांगा। बॉस को इतनी कैंडिडली बात करते हुए सुनकर नाइट हंस पड़ा। अचानक एडेलिया एक बहुत इंतजार की गई लेटर हाथ में लिए रूम में एंटर हुई। ये लेडी अरवेन कुर्गियान की तरफ से एक नीट अपडेट लॉग था। उसने एक छोटा ब्रेक थ्रू किया था और जल्द ही विजिट कर पाएगी। मैसेज शॉर्ट और स्वीट था, एक परफेक्टली टाइम्ड अच्छी खबर। 5 दिन बाद अंकल बेल ने खबर भेजी कि सब कुछ ठीक हो गया है। 2 और दिन बाद जाने का दिन आ गया। पहला इलाका जिससे वह गुजरेंगे उसको एलन कहते हैं। प्रिंस इतना एक्साइटेड था कि वह अपनी जगह बैठ नहीं पा रहा था। देखो, काउंटी ऑफ इलन रॉयल पैलेस का सबसे अच्छा आर्मामेंट प्रोडक्शन साइट है। उसमें हाई क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करने के लिए आयरन माइन है और उसको रिफाइन करने के लिए ब्लैकस्मिथ्स गिल्ड है। रॉयल फैमिली को डिलीवर किए गए आधे से ज्यादा हथियार और आर्मर्स इलान से आए थे। क्योंकि एड्रियन का लेवल हाल ही में बहुत बड़ा है, उसको अपनी एक नई ब्लेड ढूंढने की बहुत इच्छा थी। ओरिजिनली उसने रॉयल आर्मरी से एक अच्छी तलवार पिकअप करने का प्लान किया था। बदकिस्मती से उसको राजा के रॉयल ऑर्डर से रोक दिया गया। मोटे प्रिंस के मूव करने के तरीके को देखते हुए वह अपने बाप को ब्लेम नहीं कर सकता था। कम से कम वह पैलेस के बाहर एक प्रॉपर वेपन स्कोर कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि यूएन से एक्सकर्जन को सीरियसली ले रहा था।
इस तरह लगभग 20 दिन का सफर शुरू हो चुका था। कैपिटल से 3 दिन बाद वह पहले स्टॉप इलॉन पहुंचेंगे, उसके बाद वह 2 और दिन आयरन लायन कासल की तरफ जाएंगे। करंटली आइड्रियन 3 पूरे दिन तक कैरेज में बैठा हुआ है, बोर होकर। एडिलिया उसके सामने बैठी है, लेकिन वह भी कोई मजाक नहीं है। शायद उसका टाइम अपने माना हार्ट को चेक करने में बेहतर गुजरेगा। करंटली उसका टैंक खाली है ड्रैगन स्लेइंग पोएम के एक्सेसिव यूज के साइड इफेक्ट के रूप में। उसको फिर से धीरे धीरे भरना शुरू करना सेफ होना चाहिए। उसने कैरेज की खड़खड़ाहट महसूस की, हवा का ठंडा झोंका और नाइट्स की चैटर, और उन चीजों से पैदा हुए माना के स्पेक्स इकट्ठे किए। आखिरकार वह अपने खाली माना हार्ट को फिर से रिफॉर्म और फिल कर पाया। उसकी हैरानी के लिए उसने जो माना हार्ट कॉन्जर्ड किया था वह पिछले से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह बस ग्रेटर विल की एक छोटी झलक है। ये पोएम यूज करने के लिए खुद को फोर्स करने का इन्फ्लुएंस है। उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्वालिटेटिव चेंज आया, उसके माना हार्ट को एक्सपैंड करते हुए और उसकी और ज्यादा जूस स्टोर करने की एबिलिटी को बेहतर बनाते हुए। अनकन्वेंशनल मीन्स से वह सोर्ड एक्सपर्ट के लेवल तक पहुंच गया, सोर्स के साथ अपना कनेक्शन बेहतर बनाते हुए और उसकी कुछ अथॉरिटीज के लिए रिस्ट्रिक्शन हटाते हुए। उसकी थर्ड आई और थर्ड ईयर सिग्निफिकेंटली अपग्रेड हो गई है। ओवरऑल एक सिंगल मेडिटेशन सेशन ने उसको एक अलग लेवल तक धकेल दिया। वह हर छोटे मूवमेंट में ड्रास्टिक चेंज महसूस कर सकता था। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया है। कैरेज राइडिंग के उन लंबे 3 दिनों के बाद कैरावैन आखिरकार एलिन पहुंच गया। पहला प्रिंस को अदब से वेलकम किया गया और सिटी लॉर्ड के बेटों एडगर और टॉरेंस ईलन द्वारा पर्सनली एस्कॉर्ट किया गया। उनकी लंबी यात्रा को ध्यान में रखते हुए एडगर ने सबको पहले अपने रूम्स तक गाइड करने का ऑफर किया। इलन मैंशन में घूमते हुए एड्रियन ने देखा कि इस काउंटी को आर्मामेंट्स का प्रोडक्शन सेंटर क्यों कहा जाता था। हॉल हर तरह के हथियारों से भरे हुए थे। करीब से देखने पर आप देखेंगे कि डिस्प्ले में लगी ब्लेड्स सिर्फ फ्लैशी पीसेस हैं, एक्चुअल कॉम्बैट में यूजलेस मेटल के टुकड़े। पहले इंप्रेशंस के हिसाब से एड्रियन को इस जगह में वह ढूंढने में डाउट महसूस हुआ जो वह ढूंढ रहा था, तो उसने टेरिटरी के अंदर ब्लैकस्मिथ गिल्ड तक ले जाने को कहा। एडगर ने खुशी से उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट की। रास्ते में लोकल लॉर्ड ने प्रिंस को चेतावनी दी कि ब्लैकस्मिथ्स बिना किसी एक्सेप्शन के रफ और स्टबर्न लोग होते हैं। जब अपने काम में पूरी तरह से डूबे होते हैं तो उनको ये भी पता नहीं चलेगा कि लॉर्ड विजिट कर रहा है। एडगर ने एड्रियन को क्राफ्ट्समैन स्पिरिट का सम्मान करने के लिए एक लंबा प्रियम्बल दिया, भले ही वह थोड़ा ऑफेंसिव लग सकता है। फर्नेस की गर्मी इंटेंस है। जैसे वह उस रूम में चलते हैं जहां मैजिक होता है। हवा में जबरदस्ती हथौड़ा मारने वाले लोहे की आवाज भारी थी। फ्लेम्स शोर मचाती हैं, बेलोज हिस करते हैं। ब्लैकस्मिथ्स आग और लोहे को परफेक्ट हार्मनी में यूज करते हैं। इस रूम में आर्टिजन्स के बीच एक एक्सेप्शनली क्लियर आवाज है जिसने प्रिंस की सांस रोक दी। एक बूढ़ा आदमी रूम के बीच में एक तलवार लगातार बना रहा है। एड्रियन का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। किसी वजह से हैमर की हर रिदमिक बीट ने एड्रियन को ग्रूहन के रूप में उसकी पहली मेमोरी की याद दिलाई। एडिलिया ने अपने लॉर्ड के गाल से पसीना पोंछा, प्रिंस को उसके नॉस्टैल्जिक डे ड्रीम से बाहर निकालते हुए। जबकि बाकी फौज ने काम करना बंद कर दिया था प्रिंस को हम्बल ग्रीटिंग्स देने के लिए, बूढ़ा आदमी अपने फोकस्ड एफर्ट्स जारी रखे हुए था। एडगर ने वेलकम कमेटी को लीड करने वाले आदमी को सैक्सन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, ब्लैकस्मिथ गिल्ड का हेड। एड्रियन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह तो बस अपने सामने चल रही फॉर्जिंग मास्टर क्लास को देखना चाहता था। सैक्सन ने रॉयल्टी के सामने फेवर हासिल करने की कोशिश की और बूढ़े आदमी पर चिल्लाया कि काम करना बंद करे और प्रिंस को कुछ रिस्पेक्ट दिखाए। एड्रियन को उस कमीने को मुंह से पकड़ना पड़ा, उसको गड़बड़ करने से रोकने के लिए। खाली वर्क बेंचेस और दूसरे ब्लैकस्मिथ से मिलने वाले अनकंफर्टेबल लुक्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि गिल्ड के हेड ने सबको बिना कहे ही बाहर घसीट लिया था। रिस्पेक्ट के निशान के रूप में उसने ब्लैकस्मिथ से वापस काम पर लगने की भीख मांगी। सबके वापस अपनी सही स्टेशंस पर आने के बाद प्रिंस ने ध्यान लगा लिया और एब्सोल्यूट सिनेमा देखता रहा। वह बस वहां खड़ा एक शर्टलेस बूढ़े आदमी को बार बार गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए देखता रहा। प्रिंस पूरी तरह से प्रोसेस में डूबा हुआ था। वह एक जलती हुई दुनिया के बीच में था। अपनी पूरी जिंदगी के सालों तक उसने कभी यह सेंसेशन पहले महसूस नहीं की थी। जब वह फोर्ज से निकले, एडगर ने एक्सप्लेन किया कि बूढ़ा आदमी पिछले 6 महीने से वही तलवार बार बार बना और पिघला रहा था। आदमी द्वारा बनाई गई हर तलवार को मास्टरपीस कहा जाता है। उसको मास्टर आर्टिजन ऐसे ही नहीं कहते। उसकी किसी भी क्रिएशंस में क्वालिटी की कमी नहीं थी, फिर भी उसने उन सबको पिघला दिया। इसके अलावा पिछले 1 महीने से बूढ़ा आदमी मुश्किल से सोया था। उसने खुद को पूरी तरह अपने काम में लगा दिया था। उसकी उम्र को देखते हुए यह थोड़ा चिंताजनक है। इलन पहुंचने के कई दिन बाद प्रिंस ने सुबह जल्दी फौज विजिट करना और रात को देर से निकलना एक रेगुलर ऑकरेंस बना लिया। वह बस मास्टर आर्टिजन को साइलेंस में इंटेंस डेली रूटीन जारी रखते हुए देखता रहा। पहले प्रिंस के आने से हुई टेंशन के विपरीत उसने बिल्कुल कोई इंसिडेंट नहीं किया। इलिन में उसका ठहराव आखिरकार अपने आखिरी दिन तक पहुंच गया। जाने के दिन मास्टर आर्टिजन हमेशा से ज्यादा जोर लगा रहा था। प्रिंस को उम्मीद थी कि वह तब तक रुकेगा जब तक वह फाइनल प्रोडक्ट नहीं देख लेता, लेकिन कौन जानता है इसमें कितना वक्त लगेगा। वह सिर्फ गहरे अफसोस के साथ जा सकता है। अनगिनत मैटर्स हैं जिन पर ध्यान देना है। उनके जाने की शाम को एड्रियन ने अपने लोगों को फेयरवेल बैंकेट तैयार करने का कमांड दिया। बैंकेट के बाद एडगर सुबह सबसे पहले उसके दरवाजे पर दौड़ता हुआ आया।
वह एक्साइटमेंट से मास्टर आर्टिजन की बनी हुई तलवार के बारे में चिल्ला रहा था। पूरी तरह शॉक्ड प्रिंस फॉर्ज की तरफ दौड़ा और बूढ़े आदमी को एक मैजेस्टिक वेपन पकड़े हुए देखा। वह अपनी सबसे नई डेडली क्रिएशन के एजेस को धीरे धीरे साफ कर रहा था। एक बार जब वह 100% क्लीन और शार्प हो गई, मास्टर आर्टिजन ने खुशी से वेपन प्रिंस को सरेंडर कर दिया। ब्लेड को देखते हुए एड्रियन उन शब्दों को विजुअलाइज कर सकता था जिन्होंने उस पल को परफेक्टली एनकैप्सुलेट किया। यह एक ऐसा हथियार था जो होराइजन पर उगते सूरज की तरह गर्म किया गया था, और यह तब तक ठंडा किया गया जब तक इसका रंग रॉयल क्रिम्सन रोब्स से मैच नहीं कर गया। सूरज और राजा जैसी एक तलवार का जन्म हुआ। जब तलवार का नाम रखने की बात आई, आर्टिजन ने डमारुंग का मॉनिकर सजेस्ट किया। आर्टिजन के लिए इसका मतलब ट्वाइलाइट है, प्रिंस के लिए यह डॉन होगी। एक बार जब वेपन उसके राइटफुल ओनर को सरेंडर कर दिया गया, थकान जल्दी ही बूढ़े आदमी को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वह जमीन पर गिरता, प्रिंस ने मास्टर आर्टिजन को पकड़ लिया। बूढ़े आदमी के शरीर में कमजोर नब्ज महसूस करते हुए आइड्रियन ने एलिन में एक और रात बिताने का फैसला किया, अपने डेथ बेड पर। बूढ़े आदमी ने उस पल को याद किया जब उसने प्रिंस को काम करते हुए देखा था। उस पहले दिन तलवार उसके दिमाग में ऐसे आकर लेती जैसे किस्मत ने गाइड किया हो। तलवार ने खुद वह दिन चुना जब उसका जन्म होगा, यह जानते हुए कि आर्टिजन पहले ही आफ्टर लाइफ के रास्ते पर था। ग्रूहन ने सच्चाई बताने का फैसला किया और अपना राज उगल दिया। हैरानी की बात यह है कि बूढ़े आदमी ने रेवलेशन को काफी अच्छे से लिया। एक ब्लैकस्मिथ और एक फॉर्मर तलवार एक दूसरे के दिलों को सबसे अच्छे से समझ सकते हैं। अपनी आखिरी रिक्वेस्ट के रूप में आर्टिजन ने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और एक पल के लिए अपनी बनाई आखिरी तलवार को पकड़ने को कहा। हैंडल पकड़ते हुए उसने तलवार को उसके ओनर जितना महान होने का आशीर्वाद दिया। आइड्रियन ने प्रॉमिस किया कि ऐसा ही होगा, और बूढ़ा आदमी आखिरकार मर गया। जब सूरज निकला, एडगर नई तलवार डमरुंग को देखने के लिए प्रिंस के टेंट में दौड़ता हुआ आया। एक ऐसी ब्लेड जो अपनी रूह से बनाई गई थी। उसने प्रिंस को कन्विंस करने की कोशिश की कि बूढ़े आदमी की तलवार चलाने के लायक नहीं है और कि उसको मैजिक सोर्ड यूज करनी चाहिए, भले ही टॉप टियर नहीं थी। एडगर द्वारा प्रेजेंटेड मैजिक सोर्ड कम से कम एक फाइन मिड ग्रेड थी। एडगर की स्कीम को समझते हुए प्रिंस ने बेहयाई से मैजिक सोर्ड ले ली और डमारुंग छोड़ने से मना कर दिया, यह इंश्योर करने के लिए कि उसको पुशबैक नहीं मिलेगा। उसने एडगर पर इलन फैमिली की क्राउन के प्रति लॉयल्टी का यूज करके दबाव डालना इंश्योर किया। वह चालाक नोबल बस हार को निगलकर कूल एक्ट कर सकता था। उसने प्रिंस को एक फ्लैशी मैजिक सोर्ड से ललचाने का प्लान किया था। मास्टर की ब्लेड के बदले में बस 2 अनमोल हथियार फ्री में देने पर खत्म हो गया। बिना किसी और देरी के कैरावैन निकल पड़ा। कैवलरी पूरी स्पीड से आगे बढ़ी जबकि कैरेजेस और इन्फेंट्री एक मेजर्ड पेस पर पीछे चले। देरियों की भरपाई करने के लिए उनको जल्दी करनी चाहिए। अपनी कैरेज की तरफ जाते हुए प्रिंस अंकल बेल से टकराया। वह इलन में पूरे वक्त मुश्किल से एक दूसरे को देखे थे क्योंकि बेल एक अलग टास्क में बिजी था। अब से वह रात तक आयरन लायन फोर्ट्रेस पहुंचने के लिए तेज रफ्तार से चलेंगे। मजेदार बात यह है कि प्रिंस को घोड़ा चलाना नहीं आता। वह लिटरली तलवार था पता नहीं कितने समय से, तो उसको घोड़ा चलाना कैसे आता। आयरन लायन कासल तक का रास्ता मैसी था। उसको रास्ते में ही घोड़ा चलाना सीखना पड़ा। बहुत सारी उल्टियां हुई थी, क्रेजी हॉर्स व्हीलीज और बहुत प्रिवेंटेबल ट्विस्ट्स और टर्न्स। भले ही ये ओरिजिनली प्लान्ड आधे दिन की यात्रा नहीं थी, वह लगभग पूरे एक दिन की राइड में डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। हाउस ऑफ वोल्रोडिन के आयरन लायंस का प्रेस्टीज लियोनबर्गर के नोबल सायन को रिसीव करने के लिए अरेंज की गई वेलकम पार्टी द्वारा एम्बॉडी किया गया था। ये लायंस उम्मीद से कहीं ज्यादा स्पिरिटेड थे। रीजन ऑब्वियस था, ये लड़के खुश नहीं होंगे कि उनकी देवी को एक वेस्ट्रेल प्रिंस ने छीन लिया। लायंस को प्रोवोक करने में मजा आएगा यह सोचकर आइड्रियन कॉन्फिडेंटली आर्वेन की तरफ चला। एक बार सामने आने पर ऑनरेबल नाइट ने अपने घुटने टेक दिए और अपने लॉर्ड को सबसे अदब से ग्रीट किया। आयरन लायंस लगभग तुरंत पहले प्रिंस पर झपट्टे थे। उनकी रिएक्शन काफी इमीडिएट थी, लेकिन अडीलिया बर्न्स की भी। अगर अडीलिया इस पल दुश्मनी के लिए अपना कंट्रोल खो देती है तो यह बुरी खबर होगी। प्रिंस को उसको उबलते हुए मर्डरस रेज से बाहर निकालना पड़ा। अच्छी बात यह है कि वह उसकी सब्सर्वियंस को लगातार डेवलप करता रहा है। अर्वेन की तरफ वापस मुड़ा और थॉर को इनवाइट किया उसको कहीं और फॉलो करने के लिए। बहुत सारी कहानियां हैं जो उन्होंने अभी तक शेयर नहीं की हैं। बेहतर होगा अगर उसके पीछे वाले लायंस भी साथ चलें। प्रिंस का आने पर पहला स्टॉप ट्रेनिंग ग्राउंड्स था। वह आयरन लायन को, जिन्हें किंगडम में सबसे बेस्ट कहा जाता है, एक्शन में देखने के लिए बहुत उत्सुक था। एड्रियन ने किसी भी बहादुर इंसान को आगे बढ़ने के लिए एक ओपन चैलेंज दिया, लेकिन उसका फर्स्ट प्रिंस का स्टेटस थोड़ा बोझ बन रहा था। तो उसने लियोनबर्गर के नाम पर प्लेज किया कि आज किसी भी ड्यूल्स के रिजल्ट्स के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। जब उनको कॉर्डल करने से काम नहीं बना तो उसने लायंस को प्रोवोक करना शुरू कर दिया। अगर कोई उसके साथ तलवारबाजी नहीं करता तो दुनिया भर में मशहूर रेपुटेशन सिर्फ एक ब्लफ होगी, सही कहाना। और ट्रैश टॉक और न सहने पर डेल ऑफ द हाउस नहीं रुका और आगे बढ़ा। उसने क्लेम किया कि वह आयरन लायंस की तलवार को रिप्रेजेंट करने के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह स्टैंड लेने के लिए तैयार है। प्रिंस बस खुश था कि कोई सच में उसके रेज बेट में फंस गया। डेल ने यहाँ इनिशिएटिव लेने का फैसला किया और अपनी लकड़ी की ब्लेड निकालकर चार्ज किया। आइड्रियन ने पहला एक्सचेंज एक गरजते हुए जवाब से रिसीव किया, जिसने डेल के शरीर को अंदर से बाहर तक हिला दिया। उसका लाल सिर ट्रेनिंग ग्राउंड की कीचड़ वाली जमीन पर फिसल गया। एक डाउन, अभी और बहुत है।
प्रिंस ने नाइट से लाइन अप होने और उसको ट्राई करने की भीख मांगी। अगले नंबर पर पॉल रॉथहाइम था, जो फ्रेशमैन डेल के विपरीत तीसरे साल का था। जैसा एक्सपेक्ट किया था, बेबी फेस्ड नाइट बिना किसी लड़ाई के पिट गया। हैली, एक 5वें साल का अप्रेंटिस, सोच रहा था कि उसको सब कुछ आता है। उसने नहीं किया। जूडिथ ने भी वही किया और प्रिंस ने उसको इक्वल राइट्स, इक्वल फाइट्स दिखाए। प्राउड आयरन लायंस द्वारा भेजा गया हर एक इंसान शानदार तरीके से हार गया। यह पिटाई आधे दिन तक चली। आइड्रियन को एक भी स्क्रैच नहीं लगा। अप्रेंटिसेस को साफ करने के बाद प्रिंस को नाइट ऑर्डर के ऑफिशियल मेंबर्स के साथ पंगा लेने की इच्छा हुई और ज्यादा गड़बड़ मचाने के लिए उसने जोर से अनाउंस किया कि अर्वेन उसके साथ घर जाएगी। थॉर्नी रोज ने कोई झिझक नहीं दिखाई और अपने लॉर्ड की मर्जी एक्सेप्ट कर ली। इस सिंपल ट्रिक ने आयरन लायंस के ऑफिशियल मेंबर्स में से एक को खड़ा होने और बोलने पर मजबूर कर दिया। नाइट ने प्रिंस के गैम्बलिंग के शौक के बारे में सुना था, तो उसने चीजों को थोड़ा और जिंदा करने के लिए एक छोटा बेट सजेस्ट किया। इससे पहले कि नाइट बेवकूफी से खुद को शर्मिंदा कर पाता, कासल जाने का वक्त हो गया था। आइड्रियन ने अपना पैर नीचे रखा और यह स्थापित किया कि आर्वेन किसी टूर्नामेंट का इनाम नहीं है, उनको कुछ और वेजर करना चाहिए। उसने घिसपिसी ट्रेनिंग सोर्ड फेंक दी और कार्ल से एक असली ब्लेड मांगी। पहला प्रिंस ने मैजिक सोर्ड को निकालकर ड्यूएल के लिए दांव पर लगा दिया। हर कोई जिसके पास अच्छी आंखें थीं, वह देख सकता था कि मैजिक सोर्ड एक खजाना है। इस अरेंजमेंट से अनकंफर्टेबल होकर आर्वेन ने खुद को प्राइज के रूप में वॉलंटियर करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक मामूली तलवार से हजारों गुना ज्यादा कीमती है। एक फ्यूचर सोर्ड मास्टर की वैल्यू फॉर्ज स्टील से अनुपम है। हाउस फ़ारेनहाइट के डनहम ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक ऑफिशियल आयरन लायन नाइट के रूप में वह ट्रिपल चेन को ब्रेक थ्रू करने की कगार पर है। वह बेसिकली डबल चेन पर है। उसकी तलवार मास्टर आर्टिजन द्वारा बनाई गई 17th ब्लेड है। इसको फेयर रखने के लिए वह भी इस अनमोल वेपन को सिंगल कॉम्बैट में बेट करने को तैयार है। इस लड़ाई को थोड़ा और सीरियसली लेते हुए प्रिंस ने अपनी मेन वेपन यूज करने का फैसला किया। उसके हाथों में मास्टर का 100th और आखिरी काम है, जो कुछ दिन पहले ही पूरा हुआ था। डनहम ने अपनी चेन्स को स्टोक किया। भले ही वह प्रिंस जिस सोर्ड पाथ पर चल रहा है उससे डिसएग्री करता है, वहां तक पहुंचने की मेहनत साफ है। उसके सम्मान में डनहम ने इस ड्यूएल में अपना बेस्ट देने की कसम खाई। आइड्रियन लोगों को अपने माना हार्ट को गलत रास्ते के रूप में रेफर करते हुए कभी आदत नहीं डालेगा। उसने सीखा है कि उसके प्रति डायरेक्टेड सम्मान उसके मेहनती लोगों को बिलोंग करना चाहिए। प्रिंस ने अपनी नाइट इन ट्रेनिंग मेड एडिलिया से भीख मांगी कि जो होने वाला है उसको गौर से देखे। यह वह रास्ता है जिस पर दोनों में से वह चलेंगे। अपने लॉर्ड की ऑरा से प्रभावित होकर एडिलिया अनकॉन्शियसली पीछे से उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। बिना किसी गलती के वह कुछ भी करने के लिए तैयार है जो प्रिंस चाहता है और उसको चाहिए।